हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं ओबीजी के ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको यहाँ से सीधा 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको देख के ही जाना। यदि आप लोग वीडियो को स्टार्ट करके एंड तक नहीं देखोगे तो बहुत लॉस कर जाओगे बच्चों अपना, क्योंकि सारे क्वेश्चन अभी जो रिसेंटली भी एग्ज़ाम हुए हैं वो जितने भी एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुए थे, SDPGI था आपका और आपका PGI संगरूर था, इस PDF में से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। सिर्फ और सिर्फ OBG की PDF मैं आपको दे रही हूँ और सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं, आपके प्रायोरिटी बेस हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके ना प्रायोरिटी बेस हैं ये, तो आपको बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन बहुत इजी हैं स्टार्टिंग के, उसके बाद थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन ज़्यादा इजी हैं। क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन इजी हैं बस यहाँ पे, और ये क्वेश्चन एग्जाम के सारे आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ए नर्स इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू ए क्लाइंट ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम while discussing the uterus and its different layer, and the nurse understand that the myometrium has unique muscle fibers that make it ideally for the birth process. The nurse would describe this layer to the client as। क्वेश्चन का ये कहना है, जब कोई नर्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है किसी पेशेंट को, किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और वो डिस्कस कर रही है किसके बारे में, यूट्रस के बारे में, कि इसकी ना डिफरेंट लेयर होती है, डिफरेंट लेयर होती हैं। उसमें से एक मायोमेट्रियम होती है जो क्या होती है, जिसमें यूनिक मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्क्राइब करो। तो उसके बारे में जो है डिस्क्राइब करने की बात कही जा रही है, किसी स्टूडेंट को कही जा रही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यदि आप एज ए स्टूडेंट आपसे मैं पूछती हूँ कि मायोमेट्रियम के बारे में बताओ, तो क्या कहोगे? इनर लेयर है यूट्रस की, मिडल लेयर है, आउटर लेयर है, या फिर फंक्शनल लेयर है जो कि कहाँ लाई करती है, बेसल लेयर के अबव लाई करती है। तो आप सभी कहोगे कि मिडल लेयर है यूट्रस की। ये बच्चों को इजी क्वेश्चन लगता है, इजी है भी, क्योंकि यूट्रस की 3 लेयर होती है, एंडो लास्ट वाली, पेरीमेट्रियम बाहर वाली। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो काम करती है ना बच्चों, वो मायोमेट्रियम लेयर करती है, मिडल लेयर। जितने भी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराती है वो कौन कराती है? कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि मायोमेट्रियम क्या कराती है, कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्पफुल रहती है। इसीलिए इसमें क्या होता है, यूनिक मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। लिखा था ना यहाँ पे क्वेश्चन में, यूनिक मसल फाइबर्स हैं इसके अंदर, ये रहा। इसीलिए यहाँ पे इसमें यूनिक मसल फाइबर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकेंड। द नर्सिंग स्टूडेंट इज प्रिपेयर ए प्रीनेटल क्लास ऑन द प्रोसेस ऑफ फीटल सर्कुलेशन। द नर्स इंस्ट्रक्टर आस्क द स्टूडेंट टू स्पेसिफिकली डिस्क्राइब द प्रोसेस थ्रू द umbilical cord, and the best response from the student is which of the following। तो यहाँ पे हमारा आंसर देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले समझना होगा कि कोई नर्सिंग स्टूडेंट है जो क्या कर रही है, प्रीनेटल क्लास को असेसमेंट कर रही है। क्लास है, बच्चे बैठे हैं, असेसमेंट चल रहा है, और यहाँ पे किसी स्टूडेंट को उठा के पूछ लिया जाता है। एक स्टूडेंट को उठा लिया और पूछ लिया हमने कि आप अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में बताओ क्या होता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, तो बच्चा क्या बताएगा कि 1 आर्टरी होती है जो फ्रेशली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, या फिर 2 आर्टरी होती है जो कैरी करती है फ्रेशली ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड बैक फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस। ये आंसर सी कहेगा कि 2 आर्टरी है, अम्बिलिकल कॉर्ड कैरी करती है ब्लड को, जिसमें हाई CO2 प्रेजेंट होती है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो अवे हो जाता है हमारे प्लेसेंटा से, फ्रॉम द फीटस टू द प्लेसेंटा। और आंसर डी कहता है कि 2 वेन हैं जो अम्बिलिकल कॉर्ड से कैरी करती है ब्लड, इज हाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्टेस। तो हमें अम्बिलिकल कॉर्ड का जब भी क्वेश्चन आता है तो 2 चीज़ें याद आती हैं कि इसमें क्या होती है, 2 आर्टरी होती हैं और क्या होती हैं, 1 वेन होती है। पहले तो बच्चों क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में ना 2 ही आर्टरी और 2 ही वेन होती हैं, बट एक टाइम आने पे ना एक वेन क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, मतलब चली जाती है। और ये कब जाती है, 4 मंथ पे। क्वेश्चन आता है कब जाती है, 4 मंथ पे। और कौन सी साइड की होती है, राइट साइड की या लेफ्ट साइड की? तो होती है भाई राइट साइड की। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की बात करें तो अब आंसर क्या लगाओगे? आंसर फर्स्ट कह रहा है कैरी करती है फ्रेशली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट हमारा आर्टरी जो होती है वो तो कैरी करती ही नहीं है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आंसर 2 भी हमारा बोल रहा है ये भी नहीं करती है। और आंसर 3 कह रहा है कि 2 आर्टरी है, क्या करती है, वो कैरी करती है हाई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अदर वेस्टेज। तो आंसर क्या होगा हमारा,
आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अम्बिलिकल आर्टरी का जो काम होता है ना वो कैरी करना होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आंसर नंबर होगा हमारा सी, ठीक है, सी आंसर होगा। अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ पूछे आपसे तो वो कितनी होती है, लगभग 50 सेंटीमीटर, है ना। यदि आपसे शॉर्ट बोलेगा तो 20 सेंटीमीटर, आपसे लॉन्ग बोलेगा तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि हमारी लॉन्ग है तो लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड का एक साइड इफेक्ट होता है, ये कॉर्ड प्रोलैप्स कर देती है। कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब होता है जो बच्चे की नेक होती है ना उसके सर्कल, उसके अराउंड जो है वो सर्कल बना लेती है, उसके अराउंड चिपक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd। आप लोग देख ही रहोगे बच्चों क्वेश्चन कैसे हैं। ए नर्सिंग स्टूडेंट इज असाइन टू ए क्लाइंट इन अ लेबर। एक नर्सिंग स्टूडेंट है, असाइन कर रही है किसी पेशेंट को, लेबर रूम के अंदर चेक कर रही है, मतलब देख रही है, असेसमेंट कर रही है। नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आस्क द स्टूडेंट टू डिस्क्राइब द फीटल सर्कुलेशन। और नर्सिंग स्टूडेंट जो है उससे पूछा जा रहा है कि आप मुझे फीटल सर्कुलेशन के बारे में बताइए, स्पेसिफिकली द डक्टस विनोसिस के बारे में। जितने भी ओपनिंग्स होती हैं हमारे उनके बारे में अलग अलग चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, बट यहाँ हमसे पूछा स्पेशली मैंशन करके डक्टस विनोसिस। एंड द नर्सिंग इंस्ट्रक्टर डिटरमाइन दैट द स्टूडेंट अंडरस्टैंड फीटल सर्कुलेशन इफ द स्टूडेंट स्टेट दैट द डक्टस विनोसिस। तो बच्चा क्या कहेगा, डक्टस विनोसिस कैसे कैसे क्या क्या होता है, किसके बीच में जो है एक कनेक्शन होता है। तो कनेक्ट कह रहा है पल्मोनरी आर्टरी टू द आयोटा, आंसर बी कह रहा है ओपनिंग देता है राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रिया, कनेक्ट करता है अम्बिलिकल वेन को इन्फीरियर वेना केवा से, या कनेक्ट करता है अम्बिलिकल आर्टरी को इन्फीरियर वेना केवा से। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि डक्टस विनोसिस क्या करता है, ये इन्फीरियर वेना केवा को, ये आंसर, ये अम्बिलिकल वेन से और इन्फीरियर वेना के बीच में क्या बनाते हैं, कनेक्ट करता है, उसे बोलते हैं डक्टस विनोसिस। बच्चों जो फर्स्ट वाला है ना वो है डक्टस आर्टरियोसिस, सेकंड वाला है हमारा वो है फोरामेन ओवल, है ना। और आंसर डी इज इरिलीवेंट ऑप्शन है, किसी का भी कनेक्शन नहीं बना रहा, तो आंसर हमारा होगा सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन, बहुत बार नॉर्सेट ने पूछा हुआ क्वेश्चन आपका ये। A nurse is perform an assessment on a client who is 38 week gestational and know that the fetal heart rate 170 beats per minute on the basis of the functioning and the appropriate nursing action is to। तो पेशेंट का कहना है या क्लाइंट का कहना है, नर्स का कहना है कि एक पेशेंट आया है 38 वीक गेस्टेशन लेके, अपनी फीटल हार्ट रेट मॉनिटर की है, 172 बीट्स पर मिनट है, तो हम क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे फिजिशियन को, फाइंडिंग द डॉक्यूमेंट करेंगे, चेक द फीटल मैटरनल हार्ट रेट, या फिर हमारा टेल द क्लाइंट दैट द फीटल हार्ट रेट इज़ नॉर्मल। बिकॉज हम जानते हैं फीटल हार्ट रेट तो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हमारी जो फीटल हार्ट रेट होती है वो 120 से 160 बीट्स पर मिनट होती है, ठीक है। इससे ऊपर जाते ही आपको एक काम करना है, क्योंकि ये हो गई है अब एबनॉर्मल, अब नॉर्मल हो गई 174 है, तो क्या करोगे, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग नहीं करोगे, आप करोगे नोटिफाई द फिजिशियन। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा जाता है एग्जाम में, कभी कभी तो सिर्फ यही पूछते हैं कि फीटल हार्ट रेट नॉर्मल इज़, ऑप्शन 120 होगा, 160 होगा, 180 होगा, ठीक है, 190 होगा, तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पे, एवरेज बोलेगा तो 120, ठीक है। 120 ऑप्शन में नहीं है तो 160 जाएगा आपका आंसर। ये 120 से 160 के बीच में हमारी हार्ट रेट होती है नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि प्रेग्नेंट एडोलसेंट क्लाइंट आस्क द नर्स अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड द नर्स डिस्क्राइब द साइकिल एंड टेल द एडोलसेंट दैट इज़ नॉर्मल ड्यूरेशन इज़ अबाउट हाउ मैनी डेज। आप सभी लोग जानते हो साइकिल जो होती है 28 डेज़ की होती है नॉर्मल, ठीक है, बट कुछ हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से इसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, जो कि आजकल के केसेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आजकल की फीमेल्स में केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं हमारे, क्योंकि हार्मोन्स का इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। किससे, फूड से होता है सबसे ज़्यादा, तो हमारी फूड से, हमारी लाइफस्टाइल से, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो चुका है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, सिर्फ बैठे बैठे खाना होता है, हमको कोई वर्कआउट नहीं करना होता है, तो सबसे मेन रीज़न इसका यही है, मेन कारण यही होता है इसका। तो अब ये बोल रहे हैं एडोलसेंट दैट इज़ फीमेल नॉर्मल ड्यूरेशन इज़ हाउ मैनी डेज, तो क्या होगा इसका आंसर, 28 डेज होगा, बिल्कुल सही है ना। चलिए, तो आंसर बी, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का तो आंसर भी सबको वैसे ही पता होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं हम लोग कि ए नर्स इज़ कंडक्टिंग ए प्रीनेटल क्लास ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वही है, प्रीनेटल क्लास की बात चल रही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यहाँ भी कहानी सुनाई जा रही है। When a client in the class asks why the fertilized ovum stay in the fallopian tube for 3 days and the nurse responds that the reason for this that is, कहने का मतलब ये है बच्चों इस
पेशेंट इस क्वेश्चन का कि कोई प्रीनेटल क्लास का असेसमेंट जब चल रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, और यहाँ पे क्लाइंट पूछता है कि वाई द फर्टिलाइज ओवम स्टे इन द फैलोपियन ट्यूब फॉर 3 days। तो नर्स क्या रिस्पॉन्ड करेगी कि प्रमोट करता है फर्टिलाइज ओवम चांसेस ऑफ सर्वाइवल, या फिर प्रमोट करता है फर्टिलाइज ओवम एक्सपोजर टू द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, या प्रमोट करता है फर्टिलाइज ओवम नॉर्मल इम्प्लांटेशन इन द टॉप पोर्शन ऑफ द यूट्रस हो सकता है। तो आंसर डी कह रहा है कि प्रमोट करता है फर्टिलाइज ओवम एक्सपोजर टू द LH और FSH। तो आंसर डी इज़ अ गलत, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं दोनों हार्मोन्स आपका एंटीरियर पिट्यूटरी स्क्रीट करता है ना। तो आंसर ए प्रमोट करता है फर्टिलाइज ओवम को चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर्वाइव का चांसेस, इसका रिलेशन कुछ भी नहीं हो रहा है ऑप्शन ए से। ऑप्शन ई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेशन करने की बातें कर रहा है बच्चों, तो ये भी नहीं होगा। आंसर नंबर सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि जब अभी फर्टिलाइज ओवम जो होता है उसका जो इम्प्लांटेशन होता है ना वो टॉप पोर्शन पे होता है यूट्रस के, ठीक है। तो इसीलिए वो इसने बोला है कि 3 दिन तक जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर यदि फर्टिलाइज ओवम स्टे कर रहा है तो क्यों है, उसका क्या रीज़न है, क्योंकि भाई जब सबसे पहले फर्टिलाइज होता है तो कम से कम भी कहाँ पे होता है, हमारे जो यूट्रस का टॉप मोस्ट पार्ट होता है ना वहाँ पे होता है। तो आंसर सी क्या है इसका, बिल्कुल सही है। तो आंसर सी इज़ अ वेरी गुड आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके नोट सेट में। ए नर्सिंग इंस्ट्रक्टर इज रिव्यू मेंस्ट्रुएशन साइकिल विद अ nursing student who will be conducting prenatal teaching session, and the nurse asked the student to describe the follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. The student accurately respond by the stating that। कहने का मतलब ये है एक नर्सिंग इंस्ट्रक्टर रिव्यू कर रही है मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे विद अ नर्सिंग स्टूडेंट के साथ, वो कंडक्ट कर रही है प्रीनेटल टीचिंग सेशन को। इंस्ट्रक्टर पूछती है स्टूडेंट से मुझे डिस्क्राइब करो FSH और LH के बारे में। तो स्टूडेंट क्या कहेगा कि FSH LH सिक्रेट करता है एड्रिनल ग्लैंड्स, FSH LH रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और FSH LH सिक्रेट होता है कॉर्पस ल्यूटेमस ऑफ द ओवरी से, या FSH LH स्टिमुलेट होता है फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से। तो इज क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट। कैसे, क्योंकि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन का सिक्रीशन करता है, हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन का सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो 6 हार्मोन के अंदर कौन कौन सा हो गया, हमारा FSH LH हमारा क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी स्क्रीट करता है बच्चों। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ना ये किडनी के ऊपर लाई करते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं ऊपर वाला होता है एड्रिनल किडनी के ऊपर जो लाई करता है, और अंदर वाला होता है बच्चों हमारा मेडुला, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेडुला, ठीक है। मेडुला क्या करता है, कैटाकोलामाइन का सिक्रीशन कराता है, एड्रेनल हो गया आपका, नॉन एड्रेनल हो गया आपका, ठीक है। तो इन्हीं के सिक्रीशन को बोलते हैं हम लोग कैटाकोलामाइन। यदि कैटाकोलामाइन का लेवल बढ़ जाए, मतलब इन दोनों हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी आंसर। ऑप्शन सी कह रहा है कॉर्पस ल्यूटेमन एस्ट्रोजन किसको स्क्रीट करता है, FSH और LH को स्क्रीट करता है, बिल्कुल गलत है। कॉर्पस ल्यूटेमन जो होता है वो कम से कम भी 6 से 8 वीक तक हमारी नॉर्मल प्रेगनेंसी में काम करता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसकी जगह कौन ले लेता है, आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसकी जगह ले लेता है। तो इस बात को आपको पता होगा इस बात का, और आंसर डी कह रहा है मिल्क में हेल्प करता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सबसे फेमस क्वेश्चन रहता है मिल्क में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, तो मिल्क में हेल्प करता है बच्चों प्रोलैक्टिन हार्मोन। 2 क्वेश्चन आते हैं, मिल्क इजेक्शन में कौन हेल्प करता है, और मिल्क प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, मिल्क फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है। तो मिल्क फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है वो होता है प्रोलैक्टिन, और मिल्क इजेक्शन में जो हेल्प करता है वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीटोसिन। इस बात को ध्यान रखना है, इंजेक्शन पूछ रहा है या फिर फॉर्मेशन पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को फोकस ना किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है 9 नंबर है, कह रहा है कि कोई नर्स है शुड एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग टू ए प्रेग्नेंट क्लाइंट वुड फाउंड टू हैव गायनोकॉइड पेल्विक के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। डेट हर टाइप ऑफ पेल्विक हैज़ नैरो प्यूबिक आर्क, that her type of pelvic is the most favorable for the labor and birth, and that her type of pelvic is a wide pelvic है but has short diameter है, that she will be need a cesarean section because this type of pelvic is not favorable for normal birth and vaginal delivery। सबसे पहले हम ऑप्शन डी को हटाते हैं, देख लेते हैं गायनोकॉइड पेल्विक क्या है या क्या नहीं है। पेल्विक जो होता है ना, पेल्विक
कि जबकि 4 टाइप्स होते हैं। पेल्विक होता है 4 टाइप का। पहला पेल्विक जो होता है वो गायनेकोड पेल्विक माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा 55% होता है, मतलब फीमेल्स में, इतनी फीमेल्स में देखने को मिलता है। इस वाले पेल्विक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती डिलीवरी के टाइम पे। इसका मतलब ये है कि इसमें वजाइनल डिलीवरी होने के पूरे चांसेस रहते हैं, या फिर होती ही है। फाइनली इसमें वजाइनल डिलीवरी हमारी हो सकती है। सेकंड आता है आपका एंथ्रोपॉइड, एक आता है आपका एंड्रॉइड, एक आता है आपका प्लेटिप्लॉइड। सारे के सारे हमारे गायनेकोड पेल्विक्स हैं। एंड्रॉइड में पूछता है आपसे शेप कैसी होगी, तो हार्ट शेप होगी। किस में होगा? मेल्स में होगा। एंथ्रोपॉइड फीमेल्स में होता है, बट इसकी कैसी शेप होती है? आपकी ओवल शेप होती है, अंडे जैसी शेप होती है। प्लेटिप्लॉइड है तो फ्लैट होगा या फिर किडनी शेप दिखाएगा अपनी, ठीक है, या फ्लैट होगा या फिर किडनी शेप दिखाएगा। तो आंसर इज अ ऑप्शन, कहाँ गया? ऑप्शन बी, ये रहा ऑप्शन नंबर बी होगा कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेबल होता है किस टाइम पे? बर्थ के दौरान, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा डिलीवरीज होती है नॉर्मल डिलीवरीज का, शॉर्ट डायमीटर नहीं होता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो आंसर बी इज़ द वेरी नाइस आंसर या फिर वेरी गुड ऑप्शन। तो ऑप्शन बी के साथ हम लोग सभी लोग जाएंगे। गायनेकोड पेल्विक की शेप बताओ, तो इसका आंसर होगा आपका राउंड शेप होती है। कैसी होती है? राउंड शेप होती है। आपको शेप ज़रूर ध्यान में रखनी है, ठीक है। और एंड्रॉइड पेल्विक मेल पेल्विक होता है। आपसे पूछे कि लीस्ट लाइकली पेल्विक बताओ आप, तो आपको आंसर देना होगा एंड्रॉइड पेल्विक, क्योंकि पेल्विक जो है मेल का होता है, इसमें से आप बर्थ प्रोसेस नहीं करा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए नर्स एक्सप्लेन सम ऑफ द पर्पस ऑफ द प्लेजेंटा टू इट क्लाइंट ड्यूरिंग द प्रीनेटल विजिट, and the nurse determined that the client understands some of these purpose when she stayed at the placenta। तो बच्चों यहाँ पे कहना चाह रहा है कि प्लेजेंटा जो है ना, उसका क्या मेन पर्पस होता है, ठीक है। बच्चे से पूछा जा रहा है, प्रीनेटल यहाँ पे भी क्लास अटेंड की जा रही है, जहाँ पूछा जा रहा है आपके पेशेंट से कि इसका मतलब बताओ प्लेजेंटा के मेन पर्पस क्या। प्लेजेंटा क्या काम करती है? क्या ये क्यूशन एंड प्रोटेक्शन करती है, बेबी को मेंटेन करती है टेम्परेचर ऑफ द बेबी, या फिर इज़ द वे द बेबी गेट फूड एंड ऑक्सीजन, या फिर प्रिवेंट करती है जितनी भी एंटीबॉडीज़ आ रही हैं, वायरस आ रहे हैं, उससे बचाती है। तो प्लेजेंटा का काम ये होते हैं बच्चों, बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन का काम करते हैं। जो भी न्यूट्रिशन हो गया, सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी अदर जो चीज़ें होती हैं वैसे उसको बाहर निकालती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर सी इज़ द वे ऑफ द बेबी गेट फूड एंड ऑक्सीजन। ये तीनों जो ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन हैं आपके एमनियोटिक फ्लूइड के। किसके हैं? आपके एमनियोटिक फ्लूइड के ऑप्शन हमारे ये हैं। तो हमें याद रखना है एमनियोटिक फ्लूइड का जो नेचर होता है वो होता है हमारा एल्कलाई नेचर होता है, और ये हमारा हाइपोटोनिक होता है। इसकी ऑस्मोलैरिटी 250 मिली ऑस्मोल होता है। और आपको जब भी एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड जब भी आता है, जब क्वेश्चन लेके आता है तो बहुत अच्छे लेवल पे लेके आता है। जब एमनियोटिक फ्लूइड आपका नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज हो रहा है, तो वो कैसा होगा? वो होगा क्लियर स्ट्रो कलर होगा, ठीक है। यदि वो पूछे ग्रीन कलर आ रहा है तो वो क्या है? तो बच्चे ने मेकोनियम क्या कर लिया बच्चों? एस्पिरेट कर लिया। यदि पूछा आपसे गोल्डन, तो आप कहोगे RH इनकम्पेबिलिटी है, ठीक है, RH इनकम्पेबिलिटी है। यदि आपसे पूछे कि सैफ्रॉन कलर है, ये पूरा आने का चांसेस सैफ्रॉन कलर का। सैफ्रॉन होता है हमारा पोस्ट मैच्योरिटी, मतलब बच्चे की जो हमारी यहाँ पे बेबीज़ हैं, टर्म या फिर प्री टर्म हम लोग बोलते हैं, मतलब इसमें जो है हमारा 40 वीक से ऊपर चला गया, क्रॉस कर गया, मतलब 42 वीक हो गया, 41 वीक हो गया, इसको बोलते हैं पोस्ट मैच्योरिटी। सैफ्रॉन कलर दिखाई देगा, गोल्ड हो गया, ग्रीन हो गया, सैफ्रॉन हो गया। अब और आते हैं हमारे यहाँ पे कौन से कलर होते हैं, एक और होता है ना IUGR के अंदर, तो वो होता है हमारा डार्क ब्राउन कलर, जिसके अंदर क्या होते हैं फिटल डेथ हो जाती है, या फिर हमारा क्या हो सकता है हेमरेज हो सकता है, तो उसमें रेड आएगा कलर। तो इस तरीके से हमें जो है ये पूरा एमनियोटिक फ्लूइड का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एक क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एमनियोटिक फ्लूइड कितने टाइम में अपने आप चेंज होता रहता है? तो बच्चों हर 3 घंटे के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो अपने आप क्या होती है? चेंज होती रहती है। और एट टर्म की बात मैं करूँ ना, 38 वीक से 40 वीक पे हमारा फ्लूइड जो है वो बहुत कम हो जाता है, लगभग 600 to 800 ml देखने को मिलता है, ठीक है। 20 वीक पे कितना होता है हमारा? वो होता है 50 ml, ठीक है, सही बोला है। 20 वीक पे 50 ml नहीं 12 वीक पे 50 ml होगा, और 20 वीक पे होगा बच्चों हमारा 400 ml। इसी तरीके से हमारा एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है, और सबसे ज़्यादा जो फ्लूइड होता है वो 36 वीक पे होता है, कम से कम भी 1000। उसके बाद जितनी प्रेगनेंसी ग्रो करेगी ना, उसके अंदर क्या होगा? फ्लूइड कम होता जाएगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए, प्रेगनेंसी जितनी ग्रो करेगी फ्लूइड उतना ही कम होगा। तो मैंने आज जो भी अभी आपको टॉपिक कराए हैं, अभी जाना नहीं है क्योंकि मैं अभी और भी कराने वाली होंगी क्वेश्चन कंटिन्यूसली।
ये जो टॉपिक हुआ है ना हमारा हुआ है ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हमारा ओबीजी से बार बार आता है। यहाँ से बच्चों 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो हमारा पूछता है ये वाला 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया जिसमें हार्ट रेट के बारे में बातें की गई है। 2nd नंबर क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है आपसे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये डक्टस विनोसिस, डक्टस आर्टरोसिस, फोराम एंड ओवल कब क्लोज होता है। तो इन सब चीज़ों की आपको क्लोजिंग टाइम भी पता होना चाहिए, ठीक है, एनाटॉमिकल भी और फिजियोलॉजिकल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका ये आता है पेल्विक वाला, और आता है 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में पूछ रहा है गायनेको पेल्विक, पेल्विक का स्ट्रक्चर देके आपको पूछ सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। यहाँ से तो क्वेश्चन हर बार आता ही आता है और आगे भी आएगा। ऑब्स्ट्रक्टिकल असेसमेंट की बात करते हैं। क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिकल असेसमेंट? ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगी, आपको बहुत ज़्यादा, आपको खुद ही लगेगा जब भी आप एग्जाम में बैठोगे कि हाँ यहाँ से तो 2-3 क्वेश्चन तो आ ही गए हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आना बच्चों मतलब बहुत ज़्यादा आगे जाना। ऑब्स्ट्रक्टिकल असेसमेंट का मतलब होता है कि किस तरीके से हम ऑब्स्ट्रक्टिकल असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो असेसमेंट होती है उसी को ही बोल देते हैं हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिकल असेसमेंट। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1, ए नर्स मिडवाइफ असेस ए प्रेग्नेंट क्लाइंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ बेलॉचमेंट एंड मेक द डिटर्मिनेशन द नर्स मिडवाइफ डज विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको क्या है, बेलॉचमेंट है, प्रेजेंस है बेलॉचमेंट, और यहाँ पे नर्स मिडवाइफ क्या करेगी, कैसे डिटर्मिनेट करेगी, कैसे उसे चेक करेगी। बेलॉटमेंट होता क्या है, पहले तो हमें यही जान लेना है बच्चों, बेलॉटमेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये किसी मदर की क्या बना दी, हमने बना दिया ये वजाइना, ठीक है, सर्विक्स एंड वजाइना, ये है हमारी वजाइना। बच्चे का हेड यहाँ पे हमने डाल दिया, ये बहुत बड़ा हेड हो गया है, तो चलो 1 मिनट, ये हो गया, हम ऐसे कुछ इस आकार का होता नहीं है बट समझ लो, ये है हमारा हेड, ठीक है, ये हो गया बच्चे का हेड। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया फिंगर, अपनी फिंगर इंसर्ट की वजाइना के अंदर। जैसे ही मैंने फिंगर इंसर्ट की तो क्या होगा, ये जो हेड है ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। जैसे आपने देखा गुब्बारे पे आप कभी बैलून लेते हो और आप बीच में बैलून के क्या करते हो, एक फिंगर इंसर्ट करते हो, तो क्या होगा, थोड़ा अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा। तो ऐसे ही बच्चे का हेड ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग बेलॉचमेंट। क्या बोलते हैं इसको, बेलॉचमेंट बोलते हैं इसको, बैलून मत बोलना, बेलॉचमेंट बोल जाता है। तो क्या होता है, असेस द सर्विक्स फॉर थिनिंग, ये जो वर्ड है ना ऑप्शन नंबर ए, ये बोलता है इफेसमेंट को। इफेसमेंट होती है बच्चों हमारी जो लेबर टाइम पीरियड होता है उसके अंदर उसकी ना क्या होती है, हमारी फर्स्ट स्टेज होती है इफेसमेंट की। उसमें हमारे क्या है, हमारे मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर आप लोग देखते होंगे इफेसमेंट, डिसेंट, है ना। तो हमारी फर्स्ट जो प्रोसेस होती है इफेसमेंट होती है, जिसमें हमारी सर्विक्स काफ़ी थिन हो जाती है। आंसर नंबर बी कह रहा है अस्कल्टेट करना फिटल हार्ट साउंड को, नहीं, ये तो आप नॉर्मल एस को सुनना हो गया, तो आंसर बी तो नहीं होगा। आंसर सी क्या है, पैल्पेट करोगे एब्डोमेन को फिर फीटल मूवमेंट के लिए, या फिर जेंटली अपवर्ड करोगे टैप ऑन द सर्विक्स। 2 ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन मैंने आपको जैसे ही ऑप्शन के थ्रू समझाया है ये एग्जाम्पल, तो आपको समझ आ गया होगा कि आंसर नंबर डी होगा, आंसर नंबर सी नहीं होगा। बेलॉटमेंट मतलब होता है कि यहाँ पे किसको चेक करना, बाउंसिंग बैक चेक करना, बाउंसिंग बैक क्या होता है, मतलब बाउंसिंग बैक का मतलब यही होता है कि आपने क्या करना है, वजाइना के थ्रू फिंगर इंसर्ट करके देखना, और बच्चे की हेड को यदि मूवमेंट हो रही है तो इसका मतलब बेलॉटमेंट हमारी प्रॉपर है, बिल्कुल ठीक है, बेबी हमारा बिल्कुल हेल्थी है। तो आंसर सी नहीं होगा बच्चों। आप एब्डोमेन को पैल्पेट कर रहे हो फिटल मूवमेंट को, ये होता है आपका लीपॉइड मैनुअर। किसमें होता है, ये आपका लीपॉइड मैनुअर के अंदर होता है। ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी आपका इनकरेक्ट होगा, तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रेग्नेंट क्लाइंट आस्क द नर्स इफ द क्लिनिकल व्हेन शी विल बी एबल टू बिगिन टू फील द fetus move, and the nurse respond by telling the mother that the fetal movement will be noted between which of the following week of gestation। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यहाँ पे ना आपका जो बच्चा है उसने मूव करना शुरू कर दिया, तो वो टाइम पीरियड क्या होगा जब जो फीटल है वो गेस्टेशन वीक के अंदर मूवमेंट कर रहा है। 6 to 8 वीक, 8 to 10 वीक, 10 to 12, 16 to 20। तो बच्चों आपका आंसर होगा 16 से 20 वीक, क्योंकि प्राइमरी ग्रेविडा की बात करें ना तो चीज़ें क्या होती है, लेट होती हैं। मल्टी ग्रेविडा की बात करें तो चीज़ें क्या होती है, जल्दी होती है। क्वेश्चन याद रखना, कहने का मतलब है प्राइमरी ग्रेविडा में जो गेस्टेशनल पीरियड होता है वो 20 वीक का होता है, मल्टी ग्रेविडा में होता है हमारा 16 वीक का, ठीक है। जो हमारी क्विकनिंग होती है ना वो हमारी 16 वीक में होती है मल्टी ग्रेविडा में, बट हमें कुछ नहीं दिया ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 16 to 20 ऑप्शन हमारा यहाँ पे जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3rd। नर्स इज परफॉर्म एन असेसमेंट ऑफ प्राइमरी पैरा who is being evaluated in a clinical during her second trimester of her pregnancy. Which of the following indicate a normal physical finding necessitates further testing? क्वेश्चन का मतलब है ए नर्स परफॉर्म कर रही है किसी असेसमेंट को, प्राइमरी पैरा है भी फीमेल जो है, हु इज़ बीइंग इवोल्वेट इन क्लिनिकल ड्यूरिंग हर सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसको चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखो, इंडिकेट एन अब नॉर्मल फिजिकल फाइंडिंग द नेसेसरी फर्दर टेस्टिंग। ठीक है, अब नॉर्मल फाइंडिंग बतानी है आपको, ना कि नॉर्मल। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन सी फाइंडिंग अब नॉर्मल है? क्विकनिंग नहीं, ब्रॉक्सन हीट कॉन्ट्रैक्शन, कंसिस्टेंट इंक्रीज इन फंडल हाइट, या फिर फिटल हार्ट रेट 180 बीट पर मिनट। ऑप्शन देखते ही तुरंत आंसर आ गया होगा आपका कि आंसर नंबर होगा डी, क्योंकि फिटल हार्ट रेट पहले बताया 120 से 160 नॉर्मल होती है, और ये ऊपर जाते ही सबसे पहले हम इसी को कंसीडर करेंगे एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर। तो ऑप्शन डी इज़ हमारा कैसा ऑप्शन हुआ? एबनॉर्मल हुआ। ब्रॉक्सन ही कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? ये पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो लगभग 10 वीक पे स्टार्ट होती हैं और अनटिल डिलीवरी तक रहती हैं, या फिर अनटिल बर्थ तक रहती हैं। तो ये हमारी एबनॉर्मल नहीं है, ये सही कॉन्ट्रैक्शन है, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स लेबर पेन। क्या बोलते हैं? फॉल्स लेबर पेन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कब स्टार्ट होती है? 10 वीक पे लगभग ये स्टार्ट हो जाती हैं। कंसिस्टेंट फंडल हाइट का बढ़ना, बिल्कुल बढ़ेगी। डिलीवरी प्रेगनेंसी है तो फंडल हाइट तो बढ़ेगी, और 24 वीक पे हमारी जो फंडल हाइट होती है वो कहाँ आ जाती है? अम्लाइकस पे आ जाती है। ये बात भी आप लोग जानते होंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर कब से कब तक होता है? तो सेकेंड ट्राइमेस्टर हमारा होता है 13 से 28 वीक तक। इस बात का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्विकनिंग क्या होती है? क्विकनिंग वही है, क्या कर रहा है क्विकनिंग? बेबी जो है वो किक कर रहा है, ठीक है, या फिर जो है किक कर रहा है, लात मार रहा है। फीमेल को कब असेसमेंट होती है? तो स्पेशली 16 to 20 वीक पे इसका असेसमेंट हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन ए प्रेग्नेंट क्लाइंट विद अ जेनिटल हर्पेस अबाउट द मेजर दैट आर नीडेड टू प्रोटेक्ट द फीटस। द नर्स टेल द क्लाइंट दैट। ए नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, कोई नर्स इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है किसी प्रेग्नेंट फीमेल को, किसके लिए? जेनिटल हर्पीस के लिए। अबाउट द मेजर दैट द नीड टू प्रोटेक्ट द फीटस, कैसे अपने फीटस को प्रोटेक्ट करना है। तो नर्स क्या कहेगी? टोटल एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नेसेसरी ड्यूरिंग द एंटायर प्रेगनेंसी, मतलब आपको जो है अवॉइड करना है। आंसर बी कह रहा है सिजर सेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वजाइना पे लीजन्स प्रेजेंट हैं एट द टाइम ऑफ लेबर। आंसर सी कह रहा है सिजबात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर 4 घंटे के लिए। आंसर डी कह रहा है डेली एडमिनिस्ट्रेशन करना है आपको एसाइक्लोविर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंटायर प्रेगनेंसी। देखिए क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जेनिटल हर्पीज़ होती है एसटीडी की डिजीज़ है। एसटीडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, जिसमें हमारे सबसे पहले आते हैं जेनिटल हर्पीज़। जेनिटल हर्पीस में होता क्या है? देखो जेनिटल हर्पीस में ना, इसके अंदर ये बहुत ही सीरियस कंडीशंस होती हैं, जैसे आपकी ये होगी, आपकी सिफिलिस हो गया, आपने जब पता होगा आपको एसटीडी में सिफिलिस आते हैं, जेनिटल हर्पीस आता है, बोर्ड्स आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे जो ज़्यादा होती है वो जेनिटल हर्पीस देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट की जो वजाइना होती है ना, यहाँ पे एक ना यूनिलेटरल वेसिकल्स बन जाते हैं एक साइड में। ठीक है, अब ये यूनिलेटरल वेसिकल्स क्या है, इसके अंदर हमारा क्या हुआ है, इसमें ना फ्लूइड फील्ड होता है, यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड फील्ड होता है। अब जैसे ही आपने क्या किया, वजाइनल डिलीवरी आप कराओगे, तो जो फीटस है ना अंदर, जैसे ही बॉल्स ओपन होगी, वजाइना ओपन होगी, इलास्टोसिस की ओपन होगी, तो क्या होगा, ये बच्चा जो है, ये फीटस है, ये इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, या फिर ये चीज़ जो है रप्चर हो जाएगी, जो उसका फ्लूइड है वो सारा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा भाई, और ये सीधा सीधा बच्चे के कॉन्टैक्ट में आएगा। और सबसे ज़्यादा जो ये इफेक्ट डालेगा, वो डालेगा बच्चे की आइज़ पे इफेक्ट, क्योंकि बच्चे की आइज़ पे, बच्चे के फेस पे इफेक्ट डालेगा। उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम। ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम भी एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। इसके अंदर ये कंडीशन बच्चे को होती है तो बच्चे की आइज़ जो वो डैमेज हो सकती है, मतलब आइज़ में जो है इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सकता है। तो इसीलिए इमिडिएटली जब भी ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम वाली कंडीशन होती है तो हम कुछ मेडिकेशन का यूज़ करते हैं। उन मेडिकेशन के नाम को जानते हैं हम लोग एरिथ्रोमाइसिन के नाम से। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं, स्पेशली सबसे ज़्यादा जो ड्रग है ये यूज़ करते हैं किसमें, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के अंदर। तो मैंने आपको ये पूरे जैसे स्ट्रक्चर समझाया, तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे बच्चे को हुआ है क्या,
ऑप्थेल्मोनियोनेट्रम, तो इससे प्रिवेंट करना है। और सबसे ज़्यादा बच्चों आपको मैं एक बात बता दूं कि हमेशा जब भी आप कभी क्वेश्चन को पढ़ो ना, तो एक बात याद रखना, जिसने बोला है मेजर द नीड टू प्रोटेक्ट द फीटस, इसने इस जो क्वेश्चन ने बोला, आपके ऑप्शन ने बोला, क्वेश्चन ने बोल रहा है कि फीटस को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, फीटस को हम ऑप्शन ए के साथ प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। फीटस का बचाव हम एक चीज़ से कर सकते हैं, वो है आपकी सिजेरियन डिलीवरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। तो भैया यदि आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो मेरी तरफ से तो पूरा 100% इसके अंदर मैंने अपना पूरा 100% दिया है। ठीक है, यदि आपको लगता है कि हाँ मैम ने 100% दिया है, कुछ टाइम हो गया था वीडियो नहीं बन पा रही थी मेरी, ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं वीडियो बना देती हूँ, और जितना मुझसे हो पाएगा मैं बच्चों को उतना ज़्यादा सिखाऊंगी। तो बच्चों आप लोग भी थोड़ा भी आपको लग रहा है ना, यदि आपको ना 20% भी लगाना कि इसमें थोड़ी सी मेहनत है, तो बस आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इस नर्स इज परफॉर्म एन असेसमेंट ऑफ ए प्रेग्नेंट क्लाइंट हु इज़ एट 28 वीक गेस्टेशन। एक फीमेल जो कि 28 वीक की गेस्टेशन पे है। नर्स मेजर द फंडल हाइट इन सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो फीमेल है उसकी फंडल हाइट सेंटीमीटर में हम लोग चेक कर रहे हैं। तो हम कैसे फाइंडिंग करेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन ना मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार देखा है। क्वेश्चन नंबर 50, जब भी किसी पेशेंट की गेस्टेशन के बारे में बात की जाए और हमसे पूछा जाए कि फंडल हाइट सेंटीमीटर में बताओ, तो आप कैसे बताओगे। देखो एक बात याद रखो, एक फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, +-2, जो भी आपको यहाँ पे ना गेस्टेशनल एज देगा, 28 डे, 30 डे, 34 डे, 36 XYZ कुछ भी दे, आपको +-2 करना है। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 30 या फिर आएगा आपका आंसर 26। लेकिन एक बात फिर सुनो, लेकिन यदि आपको दोनों ही ऑप्शन दे दिए जाएं, प्लस भी बोला जाए माइनस भी बोला जाए, जैसे आपने 30 भी लिख दिया तो यहाँ पे आपका 26 भी लिख दिया, यदि आपको बोला जाए इनमें से क्या चूज़ करोगे, तो यहाँ तो कंफ्यूज हो जाओगे, सर पकड़ के बैठने वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। तो आंसर नंबर आपको चूज़ करना होगा बी। सबसे ज़्यादा हमें प्लस वाला ऑप्शन के साथ जाना होता है। ठीक है, वैसे फॉर्मूला दोनों का यूज़ करते हैं +-2 का, बट फिर भी आपसे पूछा जाए कि प्लस या माइनस में से किसके साथ जाओगे, तो आप कहना हम पॉजिटिव चीज़ों के साथ जाते हैं, ना कि नेगेटिव चीज़ों के साथ। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अब हम लोग कर लेते हैं। ए नर्स इज कलेक्ट डाटा ड्यूरिंग एन एडमिशन असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट हु इज प्रेग्नेंट क्लाइंट विद ट्विंस एंड द क्लाइंट हेल्थ 5-year-old child that was delivered 38 week and tell the nurse that she does not have a history of any type of abortions and fetal damages and the history of any type of abortion or fetal damage. The nurse would document the ZTPAL score. ZTPAL स्कोर जो कि हर बार एग्ज़ाम में आता है। G फॉर ग्रेविडा, T फॉर टर्म, P फॉर प्रीटर्म, A फॉर अबॉर्शन, L फॉर लिविंग बर्थ है लाइव बर्थ। कितने हैं देखो, इसमें ग्रेविडा कितनी है, कितनी बार मदर प्रेग्नेंट हुई, ये चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहले यहाँ बोलते हैं प्रेग्नेंट विद ट्विंस। ए नर्स कलेक्ट करती है डाटा ड्यूरिंग एन एडमिशन असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट हु इज़ प्रेग्नेंट विद ट्विन, मतलब बच्चे को क्या हुआ, अभी फीमेल जो है वो उसने क्या किया, ट्विंस किए। क्लाइंट की हिस्ट्री है 5 साल का बच्चा जो कि 38 वीक पे डिलीवर्ड हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अपने अकॉर्डिंग स्कोर बनाते हैं। ठीक है, डिलीवर्ड हुआ 38 वीक पे एंड टेल द नर्स दैट शी डज नॉट हैव एन हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन, कोई हिस्ट्री के अबॉर्शन की हिस्ट्री नहीं है, 0 एंड हिस्ट्री एनी टाइप ऑफ अबॉर्शन ऑफ फिटल डैमेजेस। ठीक है, वही बात बोल रहे हैं, फिटल अबॉर्शन की कोई हिस्ट्री नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, ग्रेविडा कितनी बार हो गई, देखो 2 बार तो इसने क्या किया है, एक मिनट, प्रेग्नेंट क्लाइंट विद ट्विंस। ठीक है, पहला बच्चा हुआ है, ट्विंस हैं, और एक जो हुआ 5-year-old पे जो कि 38 वीक पे क्या है हमारा टर्म है। ठीक है, प्री टर्म कोई नहीं है, एल कितना होगा, 1 होगा। अब जी कितना होगा, ग्रेविड क्या है, ट्विंस है। अब इस बात पे हमें देखना है, अब हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, टर्म तो 2A1 ही है ना, तो हमारा आंसर होगा इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे बोला है क्लाइंट हु इज प्रेग्नेंट विद ट्विंस। ठीक है, ट्विंस हुए हैं, पहली जो हिस्ट्री थी 5 साल के बच्चे की थी जो कि 38 वीक पे हुआ, टर्म कंडीशन में हुआ है, कोई हिस्ट्री नहीं है किसी अबॉर्शन की, कोई हिस्ट्री नहीं है फिटल के मतलब कि डेथ की। तो आंसर होगा हमारा G2T1P0A0L1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है द नर्स क्लाइंट इज एन सीन इन हेल्थ केयर क्लिनिक फॉर रेगुलर प्रीनेटल विजिट एंड द क्लाइंट टेल द नर्स शी एक्सपीरियंस इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड द नर्स determined that the experience Braxton Hicks contraction based on this finding which nurse action is appropriate। देखिए जब भी किसी पेशेंट की हम देखते हैं एक्सपीरियंस करते हैं कि उसमें क्या है इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, तो इस फाइंडिंग के बेसिस पे आप क्या करोगे? कॉन्टैक्ट टू फिजिशियन, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू मेंटेन बेड रेस्ट एंड रिमाइंडर ऑफ द प्रेगनेंसी, inform the client that these are common and may occur throughout the pregnancy. The answer D, call the maternity unit, inform them that the client will be admitted in the pre-labor condition। तो आपको आंसर क्या लग रहा होगा? तो आपको आंसर लग रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्शंस है ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और जो ब्राक्सन हिक कॉन्ट्रैक्शंस है ये फोर्स लेबर पेन कॉन्ट्रैक्शंस होती है, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होती है। पेन होता है तो बहुत मिनिमम होता है और नॉर्मल वॉकिंग भी पेशेंट को आप कराओगे ना, यदि आप पेशेंट को एडवाइस देते हो कि वॉक कर लो तो इससे भी पेन क्या हो जाता है, सबसाइड हो जाता है। तो आंसर नंबर सी है कि कहोगे कि ये बहुत ही कॉमन है और जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होगी तो ये भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो चिंता मत करो, आराम से रेस्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए नर्स इज रिव्यू द रिकॉर्ड ऑफ ए क्लाइंट हु हैज़ जस्ट बीन टोल्ड दैट प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव। द फिजिशियन हैज़ document the presence of Goodell sign and the nurse determine that this sign is indicate। Goodell sign का मतलब क्या होता है? सर्विक्स का सॉफ्ट होना, presence of fetal movement, the presence of HCG in the urine या soft blowing sound that correspond the maternal pulse during auscultation of the uterus। Goodell sign के बारे में कौन नहीं जानता है? Goodell sign के बारे में सब लोग जानते हैं। Goodell sign होता है हमारा, हैगर साइन है, चैडविक साइन है, पाल्मर साइन है ना, तो सब लोग जानते हैं, जो कि ये जो आता है ना 6 to 10 वीक पे देखने को मिलता है। इसके अंदर हमारी जो है सर्विक्स है वो कैसे दिखाई देती है? सॉफ्ट, ब्लू मत कर देना, सॉफ्ट दिखाई देती है गुडल साइन के अंदर, ठीक है। हैगर साइन में क्या होता है? हैगर साइन में क्या होता है? यहाँ पे पल्सेशन होती है ना। चैडविक साइन में क्या होता है? हमारा जो सर्विक्स का कलर होता है वो ब्लू दिखाई देता है। और बस बहुत सारे साइंस होते हैं बच्चों ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ पे पूछा है आपसे AGG के बारे में पूछा है, यूज़ ऑफ नेगले रूल, यूजिंग नेगले रूल के बारे में पूछ रहा है, कैसे बताओगे? अक्टूबर 19 की है और 2008 की है, तो ये तो सबको क्वेश्चन आते ही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही मुझे बताओगे, ठीक है, क्या होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग कहोगे आज तो वीडियोस मतलब आपकी जो हैं क्वेश्चन बंद ही नहीं हो रहे हैं बच्चों, है ना, लेकिन क्वेश्चन मैं जितने भी बता रही हूँ ना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं हमारी OBG का पार्ट 3 प्रीनेटल पीरियड, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। पहला ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कम से कम भी 5 से 6 बार आया है और ईजी बहुत है। पहला क्वेश्चन कहता है ए नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग ए प्रेग्नेंट क्लाइंट रिगार्डिंग मेजर टू इंक्रीज आयरन इन द डाइट and the nurse tell the client consume which food that contain the highest source of dietary iron। जब किसी मदर को हम डाइट इंक्रीज़ करनी है, आयरन की डाइट देनी है, तो आप क्या कंज्यूम करने को कहोगे? दूध पीने को कहोगे, पोटैटो खाने को कहोगे, कैंटलूप खाने को कहोगे या फिर डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल? तो आप सभी लोग कहोगे कि जितना हो सके दूध पियो, ऐसे ही बोलोगे। दूध नहीं पिलाना है, मिल्क नहीं पिलाना है, इसमें विटामिन डी होता है। हमसे पूछा है फोलिक एसिड, ठीक है, आयरन डाइट। तो आयरन जो होता है सबसे ज़्यादा डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। आयरन की कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ। आयरन जो होता है ना बच्चों, कहाँ स्टोर होता है? आयरन का स्टोरेज सबसे ज़्यादा ड्यूडेनम में होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। आयरन का जो होता है वो होता है ड्यूडेनम के अंदर। जो आयरन हम बहुत सारी फॉर्म में चलता है यदि किसी फीमेल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ट्राइमेस्टर की बात करें, पेशेंट का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर है, तो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर स्पेशली यदि फीमेल में HP बहुत ज़्यादा कम है, मतलब लेस देन 7 है, लेस देन 7, तो बच्चों हमेशा ऑप्शन जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। इस बात को याद रखना, लेस देन 7 है तो पेशेंट को हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना होगा, ना कि आप मेडिसिन खिला रहे हो और कह रहे हो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खिलाने कहोगे, तो ये आपका ऑप्शन नेसेसरी नहीं रहेगा, ठीक है। यदि वैसे पूछ रहे हैं आपसे प्रीनेटल के टाइम पे, तो आप आंसर नंबर डी कर सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ब्लड को बनने में टाइम लगता है। इसीलिए तो प्रेगनेंसी से पहले ही हम क्या करते हैं, पेशेंट को आयरन और फोलिक एसिड खिलाना
शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट कितने कितने mg में आती हैं। फोलिक एसिड जो आता है वो आपका आता है 400 mcg या फिर हमारी 500 के अंदर भी आती है। वो डिपेंड करता है हमारा फिजिशियन है वो कौन सी प्रिस्क्राइब कर रहा है, बट आपको ऑप्शन कभी दे तो जो 500 mcg लगा के आना, और आयरन जो होता है वो 60 mg या फिर 100 mg होता है। ठीक है, वैसे तो जो हमारे ये आंगनवाड़ी जो सेंटर्स होते हैं उनमें हमारा 60 mg टैबलेट्स मिल जाती है, बट ऑप्शन यदि मैं आपको बताऊँ ना कि ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है 500 और 100 वाला। ये आंसर आपको मिलेंगे। कम से कम पेशेंट को 100 दिन तक बोलना है, 100 दिन तक गोलियाँ खाओ, किसकी आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ खानी होती है। इससे क्या होता है जो हमारा आयरन है बॉडी के अंदर उसकी कमी नहीं होती है। अब आता है आयरन जो है वो डुओडेनम के अंदर सबसे ज़्यादा स्टोर होता है। ठीक है, आयरन जो है वो किस फॉर्म में देना चाहिए, विटामिन सी की फॉर्म में देना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको पता होगा। हमेशा बिफोर मील देते हैं, खाली पेट देते हैं, कभी भी खाना खाने के बाद आयरन की टैबलेट्स खाने को नहीं बोला जाता। और हमेशा जब भी किसी पेशेंट को आयरन खाने के लिए बोलते हो तो उसका यूज़ होता है हमारे स्ट्रॉ के थ्रू। कभी भी डायरेक्ट जो है पानी से घोल के नहीं पिलाना है, क्योंकि सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आयरन क्या करेगा, बिल्कुल टिथ की स्टेनिंग कराता है, कॉन्स्टिपेशन कराता है ना, ब्लैक टेरी स्टूल कराता है। और एक ड्रग आती है जो कि हमारा पूरे के पूरे टिथ को ब्लैक करते हैं, उसका नाम होता है टेट्रासाइक्लिन। याद रखना, टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट होता है स्टेनिंग ऑफ द टिथ। सेम जैसे आयरन का होता है बिल्कुल सेम ऐसा ही ये भी कराती है। आयरन का एंटीडोट क्या होता है, डिफ्रोक्सामाइन होता है। आयरन का एंटीडोट क्या होता है, डिफ्रोक्सामाइन। ये बात आपको याद रखनी है, डिफ्रोक्सामाइन आयरन का एंटीडोट है। डिफ्रोक्सामाइन का एक साइड इफेक्ट होता है जो कि यूरिन को क्या करता है, ऑरेंज कलर का कराता है। जैसा कि रिवेम्पिसिन कराती है सेम ऐसा ही हमारी डिफ्रोक्सामाइन भी कराती है। ठीक है, तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं माइंड में, बट एग्जैक्ट टाइम पे याद नहीं आते हैं मुझे कि आयरन में और क्या क्या चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब करूं। चलो फिर भी आगे याद आएगा तो हम आगे डिस्कशन कर सकते हैं आयरन के क्वेश्चंस के बारे में भी। बट इतना जो है जितना मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना बच्चों आयरन से आते ही आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और सीएचएन से जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है आपका टैबलेट्स पे कितने दिन तक देनी चाहिए, कब से स्टार्ट करनी चाहिए। हमें जो है प्रेगनेंसी से पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए, कम से कम भी 12 वीक तक पेशेंट को खिलानी चाहिए। और इससे जो पेशेंट को फोलिक एसिड से जो डेफिशिएंसी होती है वो एंटी-डी की होती है ना। यदि हमसे पूछे कि एंटी-डी जो है किस ड्रग का मेन कोज है, तो ये है हमारा सोडियम वैल्पोरेट का। ठीक है, सोडियम वैल्पोरेट का। चलिए हम अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ हेमरॉइड्स to a client who is in the second trimester of pregnancy, which statement by the client indicate a need for further instruction। अब ये बात आ गई है फर्दर इंस्ट्रक्शन की। एक पेशेंट को हेमरॉइड्स प्रेजेंट्स हैं, फीमेल पेशेंट, यहाँ पे कौन सी फाइंडिंग पे हमें ज़्यादा गौर करना है, ज़्यादा समझाना है पेशेंट को कि आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपने ऐसा किया तो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है जहाँ भी इंडिकेट नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन आ जाए, इस बात का मतलब होता है नेगेटिव क्वेरी। मतलब पेशेंट को और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है कि पेशेंट के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कशन किया जा रहा है कि हमें उसकी बात को पकड़ना है, उसको वहीं के वहीं रोक देना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आई शुड अवॉइड स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द बाउल मूवमेंट। मतलब जब भी आप स्टूल पास कर रहे हो तो आपको प्रेशर नहीं लगाना है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है जेंटली रिप्लेस कर सकते हो हेमरॉइड को रक्तम के अंदर। देखते हैं ऑप्शन बी सही है या गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है आप आइस अप्लाई कर सकते हो हेमरॉइड्स पे। बिल्कुल कर सकते हैं स्वेलिंग को कम करने के लिए। आंसर डी कह रहा है हीट पैक्स अप्लाई करोगे हेमरॉइड्स पे ताकि हेमरॉइड श्रिंक हो जाए। तो कभी भी जहाँ पे क्या होता है हमारी वेन्स डायलेट होती हैं, जैसे अपेंडिक्स की कंडीशन है, अपेंडिक्स में भी तो यही होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, या फिर हेमरॉइड्स की कंडीशन है, यहाँ पे तो हमारा क्या होता है अपेंडिक्स की पूरी क्या हो जाती है, यहाँ पे इस तरीके से ना वेन्स डायलेट हो जाती हैं, अपेंडिक्स वाला जो एरिया होता है। ठीक है, और यहाँ पे हेमरॉइड्स में क्या होता है जो एनाल कैनाल है हमारी, वो क्या हो जाएगी पूरी की पूरी यहाँ पे जो हमारी एनाल कैनाल है उसकी वेन्स डायलेट हो जाती हैं। अब वेन डायलेट्स हो जाती है तो वो क्या करते हैं ब्लीडिंग कोज कराती हैं। इसलिए इसके भी बच्चों इंटरनल और एक्सटर्नल 2 टाइप्स होते हैं। हेमरॉइड्स के एक्सटर्नल इंटरनल मिक्स होती हैं। एक्सटर्नल जो बाहर के साइड प्रेजेंट हो, रक्तम के बाहर की साइड दिखाई दे। इंटरनल वो जो बिल्कुल रक्तम के अंदर की साइड हो। दोनों ही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कराती हैं, बट जो एक्सटर्नल वाली होती हैं या इंटरनल वाली होती हैं ब्लीडिंग दोनों ही कराती हैं, सीवियर दोनों ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नहीं बोला है एक्सटर्नल बताओ इंटरनल बताओ, तो हमें बोला है कि कौन सी फाइंडिंग गलत है।
तो कभी भी अपेंडिक्स हो, हेमरॉइड्स हो, दोनों कंडीशन में आपको हीट अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि यदि आपने हीट अप्लाई की तो पेशेंट को हो जाएगा वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन का मतलब होता है हमारा ब्लड की सप्लाई बहुत फास्ट होने लगेगी, ब्लड बहुत फास्ट भागने लगेगा, और जैसे ही हमारी वेन्स के अंदर ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या होगी, ये फट जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी, और रप्चर होने की वजह से प्रेगनेंसी के अंदर हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, जो कि कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होगा इमिडिएटली। तो आंसर नंबर डी हमारा गलत है। हमेशा ऐसे पेशेंट्स में आई सप्लाई कर सकते हो, हाँ जेंटली रिप्लेस भी कर सकते हो आप कुछ टाइम के लिए, बट इससे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है विद इन द 10 to 15 मिनट्स का। ऑप्शन ए इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन ए मतलब सही है, मतलब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं अब हम लोग। यहाँ बोला जा रहा है, ए नर्स इज़ अ प्रोवाइडिंग instruction to a client in the first trimester of pregnancy regarding measure to assist in reducing breast tenderness to the nurse tell the client to। जब कोई पेशेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है और कहता है कि मुझे ब्रेस्ट टेंडरनेस रिड्यूस करनी है, तो नर्स क्या कहेगी? ब्रास अवॉइड करनी है, आपको वॉश करना है ब्रेस्ट को, वॉर्म एंड कीप ड्राई, को कीप मतलब ड्राई रखना है, या फिर आपको टाइट फिटिंग कपड़े पहनने जो सपोर्ट प्रोवाइड करें, या फिर कहोगे निपल को वॉश करो और डेली सोप का लोशन का यूज़ करो, ठीक है। तो बहुत से बच्चे को आंसर सी और डी तो लग ही रहा होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए, कभी भी हमें अवॉइड नहीं कराना होता है ब्रास को, क्योंकि यहाँ पे बच्चों मिल्क सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो मिल्क सिक्रेशन होता है तो क्या करता है, एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम कर लेती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं वॉश कर दोगे, ठीक है, ब्रेस्ट को, ठीक है। आंसर टाइट फिटिंग ब्लाउजेस, क्या कभी आप कंफर्ट रहने के लिए टाइट कपड़े पहनते हो? कहोगे नहीं, हमें तो क्या चाहिए, लूज़ कपड़े चाहिए, जैसे हमें तो लोअर टी शर्ट चाहिए, है ना, कहीं आना हो जाना तो भी हमें लोअर टी शर्ट चाहिए होते हैं। तो आंसर सी भी गलत है, कभी भी टाइट फिटिंग ब्लाउजेस नहीं पहनाने होते हैं। और आंसर डी, कभी भी जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो, हमारी प्रेगनेंसी कोई कंडीशन होती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है या फिर ब्रेस्ट मास्टाइटिस है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर है ना, हमें कभी भी पेशेंट को सोप, लोशन, पाउडर ये सब एडवाइस नहीं करने होते हैं, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, इन्फेक्शन कोज कराते हैं, या फिर इनमें इतना सारा केमिकल होता है जो क्या करता है, स्किन को ड्राई करेगा, और स्किन ड्राई होने के बाद क्रैक होने शुरू हो जाएगी, जहाँ पे क्रैक हो जाएगा स्किन को, और क्रैक होने के बाद ज़्यादा पेशेंट को पेन होता है, ठीक है। तो आंसर नंबर डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा कि सीधा वो पानी ले लो और पानी से क्लीन करके वॉश कर सकते हो, या फिर ड्राई कर सकते हो। तो ऑप्शन बी इज़ अ बेटर ऑप्शन। चलिए, मुझे लगता है आपको कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। यदि प्लीज़ यदि आपको कुछ थोड़ा भी समझ में आए ना इस वीडियो से, तो कमेंट ज़रूर करना कि हाँ मैम वीडियो में कुछ समझ आया है। नहीं आया तो भी कर देना कि हमें नहीं आया, बट करना ज़रूर। NST is prescribed for a pregnant client and the client asks the nurse, होएगा भैया, कुछ लिख दिया मैंने, तो मैंने नहीं, मतलब ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। नर्स अबाउट द प्रोसीजर, द नर्स टेल द क्लाइंट दैट। कहने का मतलब है, जब किसी पेशेंट का NST प्रिस्क्राइब किया गया किसी पेशेंट को, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड द क्लाइंट आस्क द नर्स, क्लाइंट जो है पूछता है नर्स से अबाउट दिस प्रोसीजर के बारे में, तो नर्स क्या कहेगी? ये प्रोसीजर जो है इन्फॉर्म कंसेंट के साथ होगा। ये प्रोसीजर 2 घंटे का होता है, कम से कम 2 घंटे मॉनिटर करना होता है। ये टेस्ट जो है हमें देखना होता है, जैसे मेडिसिन देनी होती है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है। ये आंसर डी कह रहा है कि राउंड हार्ड प्लास्टिक डिस्क होती है, USG के थ्रू हम इसको करते हैं। देखिए NST और CST तो ऐसी कंडीशन है जिसमें हम ये असेसमेंट करते हैं कि बच्चा सही है या नहीं है, मतलब फीटल वेलबींग है या फिर नॉट वेलबींग है। तो सबसे पहले जो हमारा NST होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, मतलब बिना कोई स्ट्रेस दिए हुए बच्चे की असेसमेंट को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें किसी भी बॉडी को पंचर करने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब बच्चे के हाथ पैर या फिर मदर का जो भी हाथ पैर है या किसी इंजेक्शंस के थ्रू हम ये नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मदर को सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, यहाँ पे मदर लेट गई है, उसके एब्डोमेन पे एक बेल्ट अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे कार्डिक मॉनिटर अटैच होता है। ये जो हमारी पूरी कार्डिक जो बेल्ट लगाई है, यहाँ से एक वायर जारी होती है जो कार्डिक मॉनिटर पे प्लेस होती है।
अब जैसे ही आपने ये बेल्ट लगाई तो क्या होगा, हल्का हल्का धीरे धीरे एब्डोमेन के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। जैसे स्ट्रेस पड़ेगा फीटल हार्ट रेट में चेंजेस देखने को मिलेंगे और वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। मतलब इस जो ये हमने जो लगाया है ना, ये आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ चेंजेस। तो इससे पता लग जाता है कि फीटल वेलबींग है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको ऑप्शन नंबर सी लग रहा है तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये सिंपल प्रोसीजर होता है और 2 घंटे नहीं लगते हैं भाई, इसमें 20 मिनट लगते हैं। कोई क्लोज ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती है, कोई इन्फॉर्म कंसल्ट की नीड नहीं होती है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ 20 मिनट का प्रोसीजर होता है और नॉर्मल प्रोसीजर होता है। कभी कभी आपको इमेज बेस दे के भी पूछ सकता है कि ये बेल्ट कौन सी है। ठीक है, तो NST है, ये आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। ए नर्स इज डिस्क्राइब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चेंजेस। किसी पेशेंट के फीमेल में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चेंजेस हो रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ए क्लाइंट अंडरस्टैंड डैट विच फाइंडिंग वुड बी नॉर्मल फॉर ए क्लाइंट इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि नॉर्मल है, बात पे ध्यान देना, जो कि नॉर्मल है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। पल्स रेट का बढ़ना, BP का बढ़ना, फ्रीक्वेंट बाउल एलिमिनेशन या फिर RBC का कम होना। बहुत सारे बच्चों को आंसर C, D, A, B सब लग रहा होगा। ठीक है, फिर देखना कि पूछा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। बहुत हमारे बॉडी में सिस्टम्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, सेरेब्रल सिस्टम मतलब ब्रेन सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक हो गया, एंडोक्राइन हो गया, बहुत सारे हैं, यूरिनरी सिस्टम है। बट इसने किसका नाम दिया, क्यों कार्डियोवैस्कुलर का ही नाम दिया? तो इसी के अंदर हमें नॉर्मल चेंजेस बताने हैं कि ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो नॉर्मल है, ना कि एबनॉर्मल है। तो सबसे पहले तो C वाले ऑप्शन को हटाते हैं क्योंकि ये GI का है। उसके बाद ऑप्शन D को हटाते हैं, ये हेमेटोलॉजी का है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम कार्डियो का है, भाई बिल्कुल कार्डियो का नहीं है, हेमेटोलॉजी का है ये। ठीक है, पल्स रेट या BP, अब 2 ऑप्शन बढ़ गए, मतलब 2 ऑप्शन हमारे पास हैं। अब कुछ बच्चों ने लगा दिया B ऑप्शन, हटाओ भाई B वाले ऑप्शन वालों को भी। क्यों? क्योंकि पल्स जब भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो कौन सी कंडीशन आएगी, प्री इक्लेम्पशिया। जानते होगे प्री इक्लेम्पशिया एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है जिसके अंदर पेशेंट का BP 140 से 90 से ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, और इस सीवियर फॉर्म में बात करूं तो 160/110। यदि मैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस की बात करूं तो 180/120। ये क्वेश्चन याद रखना, हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर पेशेंट का BP कितना होता है तो 180 से 120 होता है। ठीक है, और प्री इक्लेम्पशिया के अंदर बच्चों पेशेंट का BP बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसिडर होती है। तो ये कोई नॉर्मल नहीं है। पल्स रेट का बढ़ना नॉर्मल होता है क्योंकि 10 to 15 बीट्स पर मिनट पल्स रेट बढ़ रही है तो वो नॉर्मल होती है, ना कि एबनॉर्मल होती है। तो ऑप्शन नंबर A इज़ अ गुड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई नर्स परफॉर्म कर रही है NST को प्रेग्नेंट क्लाइंट पे और उसने रिव्यू किया फीटल मॉनिटर स्ट्रिप को और देखा कि जो टेस्ट हैं वो रिएक्टिव हैं। अब रिएक्टिव हैं तो ये क्या दिखा रही हैं, नॉर्मल फाइंडिंग है, एबनॉर्मल फाइंडिंग है, या फिर फर्दर इवोल्यूशन करने की रिक्वायरमेंट है, या फिर जो फाइंडिंग हमने की है वो कैसी है, वेरी डिफ़िकल्ट है इंटरप्ट करने में, मतलब हमें देखने में समझ ही नहीं आ रहा उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन रिएक्टिव की बात करता है। तो रिएक्टिव कैसा होता है, नॉर्मल फाइंडिंग होती है। कैसे याद रखना है, रिएक्टिव जो होती है ना आपकी वो नॉर्मल फाइंडिंग होती है। ठीक है, या फिर नेगेटिव फाइंडिंग होती है। देखो NN दिखाई दे रहा है। नॉन रिएक्टिव की बात करूँ तो पॉजिटिव फाइंडिंग होती है। ठीक है, या फिर वो एबनॉर्मल फाइंडिंग होती है। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, ये होता कैसे है, जब भी किसी पेशेंट का NST करते हो, मैंने आपको अभी बताया था कि जो कोई फीटल जो हम यहाँ पे मदर है उस पर हमने क्या करना होता है, एब्डोमिनल यहाँ पे ना बेल्ट अप्लाई करना, जिससे क्या होता है फीटस को स्ट्रेस मिलता है। तो बच्चे की हार्ट रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कम नहीं होती है, 15 बीट्स पर मिनट मतलब बढ़ जाएंगे। मतलब यहाँ पर आपको 50/2 एस्केलेशन देखने को मिलता है, मतलब कम से कम भी 30 हार्ट रेट बढ़ती हुई दिखेंगी आपको। तो इट मीन्स बच्चा ठीक है। यदि आपको लग रहा है बच्चे की, आपने हार्ट रेट चेक की सबसे पहले जैसे बेबी आया, आपने देखा बच्चे की 120 हार्ट रेट है। ठीक है, तो आपने यदि हमारी हार्ट रेट कम हो चुकी है, मान लो इससे 100 हो चुकी है इस टेस्ट के दौरान, तो मतलब यहाँ पे फीटल वेलबींग नहीं है, मतलब बच्चा सही नहीं है। बट आपने NST किया और यहाँ पे बच्चे की हार्ट रेट मान लो
30 बढ़ गई है, ठीक है, कितनी हो गई हमारी 150 हो गई, तो मतलब बच्चा सही है, मतलब असोलेशन हो रहा है, फीटल हार्ट रेट बढ़ रही है तो बच्चा पॉजिटिव है, बट डिसोलेशन हो रहा है मतलब कम हो रही है हार्ट रेट तो बच्चा कैसा है हमारा अब नॉर्मल है, ठीक है। तो हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और फर्दर इवोल्वेशन कर सकते हैं, फर्दर टेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो आंसर नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, फिर वही आ गया। NST इज परफॉर्म ऑन ए क्लाइंट हु इज प्रेग्नेंट एंड द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट इंडिकेट NST, मतलब नॉन रिएक्टिव टेस्ट है यहाँ पे, और फिजिशियन ने ऑर्डर किया इसका CST कर लीजिए, एंड CST आ गया नेगेटिव एंड द नर्स इंटरप्ट दिस फाइंडिंग इज इंडिकेटेड। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NST की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन यही है और थोड़ा सा टफ भी पड़ जाता है। इसका मतलब है जब किसी पेशेंट का हमने NST किया, NST कैसा आ गया, NST आ गया नॉन रिएक्टिव मतलब पॉजिटिव, ठीक है, मतलब यहाँ पे बच्चा सही नहीं है। दोबारा फिजिशियन ने बोला एक बार करा लो CST, जैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट कराया ये आ गया नेगेटिव। अब हम हो गए, नर्स क्या हो गया, दुविधा में फंस गई है कि मैं क्या मानूँ, पॉजिटिव मानूँ या नेगेटिव मानूँ। पहला टेस्ट किया वो तो पॉजिटिव आ गया, अब दूसरा मैंने किया वो नेगेटिव आ गया। चलिए अब मैं चलती हूँ फिजिशियन के पास और वहाँ देखते हैं वहाँ अफसर क्या बोल रहे हैं। तो आपके फिजिशियन ने बोला कि कोई बात नहीं, ये टेस्ट है हमारा नेगेटिव है, बच्चा ठीक है। उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कहा कि टेस्ट नेगेटिव है, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि CST क्या है बच्चों, एक बड़ा टेस्ट है, बिग टेस्ट है, बड़ा टेस्ट है। इसमें हम लोग पेशेंट को आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये बात याद रखना, आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या तो हम ब्रेस्ट मेथड के थ्रू कर सकते हैं, मतलब ब्रेस्ट निप्पल के थ्रू कर सकते हैं। आपने क्या किया, मदर को लिटाया स्पाइन पोजीशन में और निप्पल को टच करना शुरू कर दिया, निप्पल स्टिमुलेशन करना शुरू कर दिया, उससे क्या होगा, हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा जिससे कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगी, और कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही बढ़ेगी तो क्या होगा, फीटल ने क्या किया, फीटल के ऊपर स्ट्रेस, कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, फीटस के ऊपर स्ट्रेस पड़ा तो क्या होगा, बच्चे की हार्ट रेट बढ़ेंगी, कम से कम भी 15 से 30 हार्ट रेट बढ़ जाती हैं, तो इट मीन्स बच्चे का हार्ट रेट क्या मतलब बच्चे जो है फीटल वेलबींग है, ठीक है। एक मेथड हम करते हैं, यदि मान लो निपल स्टिमुलेशन मेथड काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, मदर को ऑक्सीटोसिन आर्टिफिशियल देते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन देते हैं, ये भी वही काम करते हैं जो कि आपका यहाँ पे ब्रेस्ट निपल ने किया, सेम वही काम करेगी। तो CST इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो हमें ब्रेस्ट निपल को स्टिमुलेट करके देख सकते हैं, दूसरा हम पेशेंट को ऑक्सीटोसिन ड्रिप चला के भी देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए आज का जो कभी भी NST नेगेटिव आता है, NST पॉजिटिव आता है और CST आपको करना है और वो नेगेटिव आता है तो घबराना मत, वो टेस्ट हमारा नॉर्मल होता है बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए नर्स इज रिव्यू ए न्यूट्रिशनल प्लान ऑफ ए केयर विद अ प्रेग्नेंट क्लाइंट एंड इज आइडेंटिफाई द फूड आइटम हाईएस्ट इन फोलिक एसिड। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया ऊपर, फिर आ गया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, फोलिक एसिड पूछ रहा है भाई, सबसे ज़्यादा हाई किसमें होता है, अभी देखा था हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर होता है, तो आंसर नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, बनाना के अंदर ना हाई पोटेशियम होता है, याद रखना पोटेशियम ज़्यादा होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट क्लाइंट है जो नर्स से बोल रही है कि हैज़ बिन क्रेविंग अनयूजुअल फूड, मुझे कुछ ऐसा फूड खाने की इच्छा जागृत हो रही है जो कि अनयूजुअल है। नर्स गैदर एडिशनल असेसमेंट डाटा फ्रॉम द क्लाइंट एंड डिस्कवर दैट द क्लाइंट हैज़ बिन इंजस्ट डेली अमाउंट ऑफ वाइट क्ले या दर्ट फ्रॉम हर बैकयार्ड। मैं आपको इस बात का मतलब समझाती हूँ। लेबोरेटरी स्टडी परफॉर्म की पेशेंट की, तो यहाँ पे किस टाइप का फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा, मतलब कैसी फाइंडिंग देखने को मिलेगी। देखिए जो हमारा जब भी किसी फीमेल पेशेंट को ना कुछ अनयूजुअल फूड खाने की क्रेविंग होती है तो उस बात का मतलब होता है पीका। क्या होता है? पीका एक बच्चों डिसऑर्डर है जो स्पेशली फीमेल्स में और बच्चों में मिलता है, मतलब बच्चों में और चाइल्ड में मिलता है। ऐसा क्यों? ये क्यों होता है? जब किसी पेशेंट के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है ना, तब होता है। और प्रेगनेंसी का टाइम पे आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। अपने इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी कारण मरने वाले जो लोग हैं
उनका डाटा है हमारा 14 to 16%, ठीक है। अभी रिसेंटली का जो डाटा निकल के आया वो 14 to 16% लोग जो है हमारी फीमेल इसी से ही मर रही है, क्योंकि क्या होता है बहुत कम एज में शादी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एडोलसेंट जो फीमेल्स होती है ना उनके अंदर सबसे ज़्यादा ये वाली बीमारी देखने को मिलती है आयरन डेफिशिएंसी की, या फिर हो सकता है कुछ पॉवर्टी हो, गरीबी ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से भी कुछ खाने को नहीं मिलता है लोगों को, इसी वजह से क्या होता है आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे यदि डेंजर फीमेल बोल रही है मुझे मिट्टी खानी है, मिट्टी खानी है, चॉकलेट नहीं, चॉकलेट बोल रही हो फिर तो ठीक है, बट मिट्टी खानी है या फिर वाइट क्ले खाना है, वाइट क्ले मतलब होता है वाइट मिट्टी जिससे आप लोग खिलौने वगैरह बनाते हो ना अपने, वो, या फिर हमारा चौक खाने को मन कर रहा है, ठीक है, XYZ जो भी जिसमें फूड की मतलब अनयूजुअल फूड होता है जिसमें हमारा न्यूट्रिशन सब्सटेंस प्रेजेंट प्रॉपर नहीं होते हैं, वो वाला फूड खाने की इच्छा करता है। पीका है ना बच्चों, इतना सीवियर डिसऑर्डर है ना, इसके अंदर है ना जो पेशेंट है ना अपने हेयर्स भी नोच के खा लेता है, अपने हेयर्स खा लेगा, ठीक है, आपको पता ही क्या क्या खा सकता है, विनेगर खा लेगा, स्टूल भी खा लेगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा सीवियर बीमारी होती है। तो हमेशा जब भी कोई पीका डिसऑर्डर वाला पेशेंट आपके पास आता है तो उसको नॉर्मल ना समझे, वो पेशेंट जो है कुछ टाइम के लिए तो नॉर्मल कंडीशन में रह सकता है, बट यदि पीका बहुत सीवियर हो जाए तो बहुत डेंजर रूप ले लेता है, बीमारी का एक बहुत सीवियर रूप ले लेता है। तो क्वेश्चन जो आते हैं ना यहाँ से वो यही आते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है, फीमेल्स में होता है, तो हमारे बच्चे आंसर लगाएंगे फीमेल्स में होता है, लेकिन आपका आंसर गलत जाएगा, आंसर होगा चाइल्ड में। जितनी आयरन डेफिशिएंसी यानी में बच्चों में होता है उतना किसी में नहीं होता है, फीमेल में होता है, बट ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जाएगा, पहला ऑप्शन होगा हमारा चाइल्ड, सेकंड होगा हमारा फीमेल्स। फिर हमारा आता है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, हेमाटोक्रिट चेक करोगे, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन या फिर WBC। तो देखो यहाँ पे पेशेंट का HB दिया 9.1 ग्राम पर DL, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, ठीक है, हमें ये चेक करना होगा। तो आंसर नंबर C इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और इस क्वेश्चन में से और भी कुछ बताना था आपको? नहीं, बस यही था कि अनयूजुअल फूड खाने से क्रेविंग होती है, पीका होता है, आयरन डेफिशिएंसी से होता है, सबसे ज़्यादा चाइल्ड में होता है। और हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि आप कब कहोगे कि पीका है, कम से कम यदि कोई पेशेंट है ना 1 मंथ तक कंटिन्यूसली आपको बोल रहा है कि मुझे ये खाना है वो खाना है, तब डिक्लेयर करोगे पीका। ऐसा नहीं है कि कोई फीमेल आई है या फिर कोई घर में फीमेल है 5-7 दिन हो गया उसको बोलते बोलते कि मुझे मिट्टी खानी है, मुझे ये खाना है, आपने क्या कर दिया, आपने बोल दिया आपको तो पीका है। ऐसा नहीं करना है, कम से कम 1 महीने तक ऑब्जर्व करना है, यदि 1 महीने तक पेशेंट बोल रहा है तब कहोगे पीका, अदरवाइज़ नहीं कहना है पीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट है जो कि 30 वीक पे की गेस्टेशन पे है, वो क्लिनिक में आती है रूटीन विजिट लेके और नर्स परफॉर्म करती है कि यहाँ पे पेशेंट के असेसमेंट को परफॉर्म किया जा रहा है, तो ऐसी कौन सी असेसमेंट है जो कि क्या करेगी, नीड फॉर फर्दर टीचिंग। मतलब यहाँ पे देखना है आपको कि कौन से असेसमेंट सही नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट 9 स्टार क्वेश्चन है ये, आएगा ना एग्ज़ाम में, गलत होगा, 101% गलत करके आओगे जब भी एग्ज़ाम में आएगा। तो ये जिसको आता है, जिसने मुझसे पढ़ा है उसको तो पता होगा, बट जिसने नहीं पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली गलत करेगा। क्यों गलत करेगा, चलिए देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ बोला है 30 वीक गेस्टेशन पे कोई फीमेल है, जैसे ही वो हॉस्पिटल में आती है नर्स परफॉर्म करती है असेसमेंट को और देखती है कि यहाँ पे कौन सी फाइंडिंग रॉन्ग है, ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जिसमें हमें इंडिकेट करना पड़ रहा है टीचिंग के लिए। चलो, स्नीकर्स के लिए कि आप वियरिंग स्नीकर्स पहन लो, नी हाई हूज के लिए द क्लाइंट इज़ वियरिंग फ्लैट शूज़ विद रबर सोल्स, या फिर द क्लाइंट इज़ वियरिंग पैंट विद एन इलास्टिक वेस्ट बैंड। तो आप ये सब कह सकते हो, आप बहुत पेशेंट को स्नीकर्स पहनने के लिए, ठीक है, आप पेशेंट को कह सकते हो कि रबर सोल वाले शूज़ पहन लो जो कि फ्लैट होते हैं ताकि आपका बैलेंस सही बना रहे, आपका पोस्चर जो है बॉडी का वो सही रहे। आप पेशेंट को कह सकते हो कि हाँ आप इलास्टिक वेस्ट बैंड डाल सकते हो, मतलब जो पूरी की पूरी वेस्ट को कवर करते हैं, इसमें इलास्टिसिटी होती है, वो भी पहन सकते हो। बट आप एक चीज़ पेशेंट को नहीं बोल सकते हैं कि आपको नी हाई हूज़ पहनने हैं। अब ये क्या होता है नी हाई हूज़, अब सुनो, नी हाई हूज़ क्या होता है, ये बना दिए पेशेंट के लेग, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा DVT होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है, वेन्स में ना स्टेसिस हो जाता है ब्लड का, मतलब क्या होगा, वेन्स में ब्लड का स्टेसिस हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इसका जो मेन कोज होता है वो होता है प्रेगनेंसी। क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर हमारा वेट थोड़ा गेन होता है, ठीक है, और ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने बना दिए पेशेंट के लेग्स,
एक मिनट, यहाँ हमने बना दिए पेशेंट के लेग्स। ये है पेशेंट का यूट्रस, ठीक है, ये हमारी वेन्स है, पैर हैं पेशेंट के। अब यूट्रस है, इसमें हमारा है बेबी। अब डे बाय डे यूट्रस ग्रो करेगा, साइज़ ग्रो होगा, क्योंकि एट टर्म पे यूट्रस का साइज़ होता है 900 ग्राम, ठीक है, 900 से 950 तक होता है। तो अब जैसे जैसे बच्चे का वेट ग्रो कर रहा है डेली डेली, तो क्या होगा, जो यहाँ पे हमारी वेन्स हैं, जो यहाँ पे हमारी वेन्स हैं, इधर इधर जो वेन्स हैं, वो क्या होगी, कंप्रेस होनी शुरू हो जाएंगी यूट्रस के साइज से, दबनी शुरू हो जाएंगी। अब आप कहोगे हाँ ये बात तो सही है। अब हमने सुना डीवीटी सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी में होता है, और ये कहाँ पे होता है, स्पेशली हमारी काफ मसल्स में होता है। ये बात भी आपको बताओ, काफ मसल्स में होता है। तो एक बात बताओ ना, जब यहाँ पे हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर वेन्स का जो प्रेशर है कम हो रहा है, यहाँ पे जो ब्लड है वो सर्कुलेट कम कर रहा है, तो जब पेशेंट को डीवीटी होता ही है काफ मसल्स में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वेन्स का स्ट्रेसिस देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे ना बच्चों, हमारी जो पेरिफेरल आर्टरी है ना, इनके अंदर क्या होगा, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड का सर्कुलेशन जैसे जैसे कम होगा, और आपने क्या किया, आपने बोला पेशेंट को कि आप तो नी हाई बूज पहन लो, मतलब जो ये नीज़ हैं इन पे स्पेशली स्टॉकिंग्स अप्लाई कर लो, ठीक है। आपने एक सोने पे सो का काम कर दिया, पहले ही यूट्रस के बढ़ने से वेन्स दब रही हैं, कंप्रेस हो रही है, ब्लड यहाँ नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, और आपने बोला टाइट बना दिया आपने यहाँ पे स्टॉकिंग्स। अब आपने टाइट स्टॉकिंग बना दी, पहले ही वेन्स से ब्लड नहीं आ रहा था, अब ये ब्लड रुक गया यहाँ पे, ठीक है। अब टाइट स्टॉकिंग बना दी, ब्लड रुक गया यहाँ पे, आप जहाँ तो जा ही नहीं पाएगा नीचे। अब ब्लड नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, एडिमा फॉर्मेशन हो सकता है, क्या कहोगे, हाँ हो सकता है। तो आंसर नंबर बी होगा। कभी भी नी हाई बूज अप्लाई नहीं करने होते हैं ऐसे फीमेल्स में जो प्रेग्नेंट होते हैं, और स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, तो क्योंकि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है ना बच्चों, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा डीवीटी होने के चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि वेन क्या होती है, कंप्रेस होते हैं, दब जाते हैं। इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में तो आप ये अप्लाई कर सकते हो नी हाई बूज, बट प्रेगनेंसी में आपको अवॉइड करना है, इसीलिए बोला था ये क्वेश्चन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोई नर्स है जो डेवलप कर रही है प्लान ऑफ केयर फॉर ए प्रेग्नेंट क्लाइंट को, जो कंप्लेन कर रही है इंटरमिटेंट एपिसोड है कॉन्स्टिपेशन का, मतलब इंटरमिटेंट एपिसोड और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का। तो यहाँ पे आप कैसे पेशेंट की हेल्प करोगे इसको रिलीव करने के लिए। पेशेंट को लो रफेज डाइट दोगे, पेशेंट को 6 गिलास पानी पिलाओगे, पेशेंट को फ्ली एनीमा दोगे एपिसोड जैसे जैसे अक्सर हो रहे हैं, या फिर पेशेंट को माइल्ड स्टूल सॉफ्टनर दोगे इवनिंग के अंदर। तो चलिए अब बच्चे जो हैं आंसर लगा रहे होंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और सारे ऑप्शन चिपका दिए होंगे आप लोगों ने, मुझे पता है। तो ध्यान दो, प्रेग्नेंट फीमेल है जिसको एपिसोड आ रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के। तो बच्चों कॉन्स्टिपेशन जब भी फीमेल्स में होता है, प्रेगनेंसी वाली फीमेल की बात चल रही है, तो एक बात याद रखना, हमें ना प्रायोरिटी सेट करना आना चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी सेट करोगे तो एग्ज़ाम जो है ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका अच्छा जाएगा। प्रायोरिटी ऐसी सेट करनी होती है, नर्स की प्रायोरिटी कुछ ऐसी होती है जो बहुत ही सिंपल होती है, ठीक है। जैसे पेशेंट को कोई भी मेडिसिन ना देना, पेशेंट के वाइटल साइन चेक कर रहे हैं, मतलब जिसमें आपके ऊपर ब्लेमिंग मेथड ना आए, जिसमें आपके ऊपर ब्लेम ना आए किसी भी चीज़ का, कि हाँ यदि आपने मेडिसिन दे दी वो इफेक्टिव नहीं हुई, सब कोई साइड इफेक्ट उसने कर दिया तो क्या होगा, ब्लेम आएगा। तो ऐसी इंटरवेंशन ढूंढनी होती है हमें ऑप्शन में जिसमें ब्लेम ना आए हमें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। देखो कह रहा है लो रफेज डाइट, रफेज का मतलब होता है जिसमें फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो, लेकिन पेशेंट को पहले ही कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और ये चीज़ तो हमारे पेरेंट्स भी बता सकते हैं जिसने पढ़ाई भी नहीं की हुई है मेडिकल की, कि भाई लो रफेज नहीं हाई रफेज देते हैं। तो ऑप्शन ए वालों ज़रा मुँह हाथ धो के बैठना, हाई रफेज देंगे ना कि लो रफेज देंगे। अब ठीक है, 6 गिलास पानी पिलाओगे, बिल्कुल दे सकते हैं। ऑप्शन सी कह रहे हैं कि पेशेंट को एनिमा दे रहे हो जब जब एपिसोड आ रहे हैं, क्या आपके पास इतनी अथॉरिटीज़ हैं कि पेशेंट को आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के फ्री एनिमा दे दोगे? क्या आपके पास इतनी अथॉरिटी है पेशेंट को स्टूल सॉफ्टनर दे दोगे? चलो ठीक है, दे भी दिया तो क्या इवनिंग में दोगे, मॉर्निंग में देते हैं? अब सोच रहे होगे कि यार इवनिंग था, गलत कर दिया, मॉर्निंग में देते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं बच्चों, पढ़ने वाली, क्वेश्चंस को देखने वाली, हमारे वर्ड्स पे फोकस करने वाली। ऑप्शन होगा 6 से 8 गिलास पानी पेशेंट को पिलाएंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे तो नॉर्मल सी बात है, तो वैसे ही पिलाते हैं, ठीक है भाई, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, हमें तुक्के नहीं लगाने हैं वहाँ बैठ के,
तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो ब्लेमिंग मेथड किस में यूज़ नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी में यूज़ नहीं हो रहा है। यदि आप नॉर्मली किसी पेशेंट को 6 से 8 गिलास पानी पीने के लिए कहोगे तो पेशेंट भी सेटिस्फैक्शन होगा और आप भी सेटिस्फाइड हो और आपके ऊपर कोई ब्लेमिंग मेथड नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेग्नेंट क्लाइंट है जो विजिट कर रही है किसी क्लिनिक में फॉर ए शेड्यूल प्रीनेटल अपॉइंटमेंट है उसका, एंड द क्लाइंट टेल द नर्स दैट शी फ्रीक्वेंटली हैज़ अ बैक एक एंड द नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग मेजर दैट विल असिस्ट इन द रिलीविंग इन बैक एक। तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जिसमें अदर फर्दर टीचिंग देने की रिक्वायरमेंट होगी। पेशेंट को ना क्या हुआ है, क्वेश्चन समझो, पेशेंट को हुआ है यहाँ पे फ्रीक्वेंटली बैक एक हो रहा है और वो आपके पास बैक एक लेके आई है, तो आपको ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो नहीं करवानी। ठीक है, पेशेंट को कहोगे फ्लैट हील शूज़ पर बिल्कुल बोलना है ताकि पोस्चर मेंटेन रहे। पेशेंट को फिम मैट्रेस प्रोवाइड करोगे, बिल्कुल सही है। पेशेंट को कहोगे गुड पोस्चर मेंटेन करे, बिल्कुल सही है। पेशेंट को कहोगे जितनी हो सके एक्सरसाइज करो ताकि आपकी बैक मसल्स कैसे हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, उनकी स्ट्रेंथ पावरफुल हो जाए। तो भाई बच्चों प्रेगनेंसी के अंदर है ना कभी भी ना मोर एक्सरसाइज नहीं कराते हैं। ठीक है, बहुत कम लेस एक्सरसाइज होती तो है बट लेस होती है, मोर नहीं बोलना है आपको। तो आंसर डी इज़ क्या है हमारा सही है कि हमें गलत फाइंडिंग बतानी थी, तो ऐसा हमें नहीं बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई नर्स प्रोवाइड कर रही है इंस्ट्रक्शन किसी प्रेग्नेंट क्लाइंट को जिसका शेड्यूल हुआ एमनियोसेंटेसिस का, एंड द नर्स टेल द क्लाइंट डेट। तो नर्स क्या कहेगी पेशेंट को कि बेड रेस्ट, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट रिक्वायर है आपको इस प्रोसीजर के दौरान, आपको इन्फॉर्म कंसेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है 24 घंटे, या फिर आपको फीवर होना लाजमी है क्योंकि हमने एब्डोमेन के अंदर ट्रॉमा कर दिया। अब ऑप्शन डी वाले बहुत सारे बच्चे होंगे। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है बच्चों, एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है कि पेशेंट का एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाल के सैंपल लेना। ठीक है, कम से कम भी हम 10 से 15 ml फ्लूइड बाहर निकालते हैं। कब निकालते हैं, नहीं 10 से 15 ml नहीं निकालते हैं भाई, 3 to 5 ml निकालेंगे। ठीक है, 3 to 5 ml निकालते हैं, 10 से 15 ml तो स्पूटम का कल्चर सैंपल जाता है। तो 3 to 5 ml निकालते हैं, कम निकालते हैं, कम से कम भी 14 वीक पे। क्यों 14 वीक से पहले नहीं करना है, क्योंकि 12 वीक पे तो नॉर्मल 50 ml ही होता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो बना ही नहीं होता है इतना, तो कम से कम भी 14 वीक के बाद ही करना होता है। 14 वीक स्टार्टिंग टाइम होता है, 14 वीक पे करना होता है। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस इसके अंदर क्या होता है, एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, मतलब बॉडी को टच किया जा रहा है किसके थ्रू, हमारे हैंड्स के थ्रू और इंजेक्शंस के थ्रू। मतलब जो आपने फ्लूइड लेना है, कैसे लोगे आप, इंजेक्शन के थ्रू तो लोगे ना, एस्पिरेट करोगे। कितना करना है, 3 से 5 ml लेना होता है। तो आंसर इसका होगा, बेटर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बी सॉरी है ना। तो पेशेंट को बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती बच्चों, ये ना क्या होता है हमारा ओपीडी प्रोसीजर होता है, मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट प्रोसीजर होता है। कम से कम भी इसमें 2 से 3 घंटे के अंदर पेशेंट को हम ओपीडी में रखते हैं, प्रोसीजर किया, उसके बाद पेशेंट को कुछ टाइम का रेस्ट दिया, ठीक है, फिर उसको टाटा बाय बाय बोल देते हैं। फिर कहते हैं पेशेंट को 24 घंटे रिक्वायरमेंट है प्रोसीजर मतलब रेस्ट की, नहीं ये ज़रूरत नहीं है। और आंसर बोल रहे हो फीवर एक्सपेक्टेड है, फीवर एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ पेशेंट की ट्रॉमा नहीं कर रहे हैं, पंचर कर रहे हैं। ट्रॉमा तो मतलब कोई हैवी चीज़ होगी ना, कि हैवी चीज़ आपने बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दी, ट्रॉमा हो गया। ठीक है, तो ट्रॉमा मतलब होता है हैवी ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं, बट ऑप्शन डी इसलिए गलत है। और फीवर की बात करते हैं, फीवर होता है एक इन्फेक्शियस है फीवर, तो यहाँ पे कोई इन्फेक्शन थोड़ा ना हो रहा है पेशेंट को, तो आंसर डी क्या होगा, वो गलत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो प्रेग्नेंट क्लाइंट जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉल कर रही है नर्स को कि मेरा क्या है, मेरी कुछ रिपोर्ट्स हैं और वो आप नोटिस आप देख लो, क्या देख लो कि थिन कलरलेस वजाइनल फ्लूइड ड्रेनेज आ रहा है। तो नर्स क्या कहेगी इस स्टेटमेंट के दौरान, पेशेंट को कहेगी जल्दी से भाग के क्लिनिक में आ जाओ, आंसर बी कहोगे। आंसर बी कहाँ गया भाई, ये रहा आंसर बी कह रहा है रिपोर्ट करो इमरजेंसी रूम के अंदर जितना जल्दी हो सके, मैटरनिटी सेंटर में इमिडिएटली। ऑप्शन सी कह रहा है वजाइनल डिलीवरी में भी बोदरसोम बट इज़ नॉर्मल अक्रेंस, या फिर टैम्पोन्स यूज़ करो। डिस्चार्ज जो हो रहा है उसमें हर 2 घंटे के अंदर आपको चेंज करना है और वो आपको यूज़ करना है। तो इसने ऑप्शन क्वेश्चन में क्या बोलता, क्लियर ड्रेनेज आ रहा है। तो मैंने आपको सबसे पहले बच्चों बताया था क्लियर ड्रेनेज आने का मतलब पेशेंट का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कुछ नहीं करना है आपको, ना ऑप्शन बी ऑप्शन सी के साथ जाओगे कि जितना हो सके जो डिस्चार्ज हो रहा है ये नॉर्मल है। बोदरसोम का मतलब होता है बच्चों बेचैन होना,
मतलब बहुत बेचैन हो जाती है फीमेल्स ऐसा होने पर, तो आपको बोलना है बेचैन मत हो, ये कंडीशन बहुत नॉर्मल है। कोई कलर नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है, तो इट मीन्स आपका जो फ्लूइड है वो नॉर्मल है, तो डरने वाली बात नहीं है। टैम्पॉन्स क्या होते हैं बच्चों? टैम्पॉन्स ना एक डिवाइस है जो मेंस्ट्रुएशन को एब्जॉर्ब करती है, मेंस्ट्रुएशन जो ब्लड होता है ना उसको एब्जॉर्ब करती है। और लेकिन इसका एक मेन साइड इफेक्ट बच्चों ये होता है, सबसे ज़्यादा यूटीआई कराती है, ठीक है, यूटीआई कराती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और इसका जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? इकोलाई होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि एशेरिया कोलाई जो है वो यूटीआई कोज कराता है सबसे ज़्यादा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है जो कि आस्क ए नर्स से पूछ रही है अबाउट द दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज दैट आर अलाउड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट द सेफेस्ट एक्सरसाइजेज टू एंगेज इन इच विच ऑफ द फॉलोइंग। कि यहाँ पे ना कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, उससे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपको एक्सरसाइज करनी है, जो कि वो वाली एक्सरसाइज मुझे बताओ जो सेफ़ रहती है प्रेगनेंसी के दौरान। स्विमिंग, स्कूबा डिवाइनिंग, लो इम्पैक्ट जिम्नास्टिक या फिर बाईसाइकिलिंग विद द लेग्स इन द एयर। तो देखो, अब कुछ बच्चे कहेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल ही गलत हो। यदि आप अपने पैरों को हवा में उठा रहे हो दोनों साइड से और बार बार झुला रहे हो, पेशेंट है प्रेग्नेंट, तो क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा एब्डोमेन के ऊपर या नहीं पड़ेगा? अभी लेट के, अभी क्वेश्चन देखते देखते क्या करना, लेट जाना और लेट के पैरों को झुलाना। नॉर्मल पेशेंट के अंदर भी एब्डोमेन पर पड़ता है प्रेशर, और आप तो क्या हो, यहाँ पे प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी गलत होगा, ठीक है। स्कूबा डिवाइंग भी नहीं कर सकते हैं भाई, आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। याद रखना, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, प्रेगनेंसी के अंदर जो हमारी जो एक्सरसाइज होती है वो स्विमिंग बेस्ट होती है, ठीक है। या फिर एक कंडीशन आती है हीमोफीलिया, जिसके अंदर हम रॉयल डिजीज़ के नाम से जिसको जानते हैं, या फिर चाइल्ड के अंदर हमारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं हम इसको। हीमोफीलिया के अंदर भी हम क्या करते हैं? स्विमिंग अलाउ कराते हैं बच्चों की। तो आंसर 15 का होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई फिजिशियन है उसने प्रिस्क्राइब किया है टीवीएस अल्ट्रासोनोग्राफी किसी पेशेंट को। पहला ही ट्राइमेस्टर आ रहा है प्रेगनेंसी का, और नर्स जो है, क्लाइंट जो है वो पूछ रहा है नर्स से कि मुझे बता दो ये प्रोसीजर क्या है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तो नर्स क्या कहेगी कि प्रोसीजर लगभग 2 घंटे का है, इसमें आपको कम से कम भी 1 to 2 क्वार्ट्स पानी पीना होगा एग्जामिनेशन से पहले। या फिर नर्स कहेगी टेंशन मत लो, हम लोग एक जेल लेंगे, एब्डोमेन के ऊपर स्प्रेड कर देंगे, जिससे क्या करेंगे, हम यूएसजी चेक करेंगे, मतलब आपकी जो पिक्चर है एब्डोमेन की, बेबी की जो मूवमेंट है वो चेक करेंगे। या फिर आंसर डी कहोगे कि एक प्रोब लेके वजाइना के अंदर इंसर्ट करेंगे, उसको कवर करेंगे, उस डिस्पोजेबल को जेल लगा के इंसर्ट करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे आंसर सी लगा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आंसर डी सोच रहे होंगे। तो बच्चों यहाँ पे टीवीएस बोला है, टीएएस नहीं बोला। टीएएस का मतलब होता है एब्डोमिनल, टीवीएस का मतलब होता है वजाइनल। तो आंसर होगा डी कि वजाइनली एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे हमारी जो फिटस की एक्सटर्नल वाला पार्ट होता है ना, हमारा जो एक्सटर्नल या इंटरनल पार्ट है वो इजीली विजुअलाइज होता है, मतलब अच्छे से आप चेक कर सकते हो। लगभग ये हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है, क्योंकि इसके बाद आप करोगे तो अबॉर्शन होने का चांसेस हो सकता है, या फिर फिटल को हार्म होने का चांसेस होता है जब वजाइना के थ्रू करोगे। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें एब्डोमेन ही करना होता है। एक क्वेश्चन आया था टीवीएस कितनी % एक्यूरेसी देता है बच्चों? टीवीएस कम से कम भी पूरी की पूरी 100% एक्यूरेसी देता है, मतलब ये बिल्कुल सही बताता है चीज़ों को। टीएएस इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, ये 95% बताता है। इसलिए हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर टीवीएस कराना चाहिए। कम से कम भी आपसे पूछे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो भाई हमारा जो है 1 से 13 वीक का होता है, तो कब कराओगे? तो कम से कम भी आपको 7 वीक बेस टेस्ट को परफॉर्म करा लेना चाहिए, इसके बाद नहीं कराना चाहिए। बट यहाँ हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही बोला गया है, ठीक है। तो आई थिंक अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर यही क्वेश्चन आ गया जो हमारा हमेशा गलत होता है। ए क्लिनिकल नर्स हैज़ इंस्ट्रक्टेड ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इन अ मेजर टू प्रिवेंट वेरिकोज वेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देखो, मैंने आपको अभी बोला कि टीबीटी पेशेंट को होता है प्रेगनेंसी के अंदर, यहाँ भी यही बोला है कि वेरिकोज वेन है प्रेगनेंसी के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कौन सी स्टेटमेंट है, बाय द क्लाइंट इंडिकेट ए नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे हमें और ज़्यादा फर्दर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी। मतलब यहाँ पे आ चुका है आपका नेगेटिव फाइंडिंग। कहने का मतलब फिर समझो, जहाँ भी ये चीज़ बात आ जाए कि क्या नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस है, उसका मतलब होता है नेगेटिव। मतलब हमें कौन सी बात अलाउ नहीं करनी पेशेंट के लिए। पैंटी हूज़ पहन लो, स्पोर्ट हूज़ पहन लो, आई शुड बी वियरिंग फ्लैट नॉन स्लिपरी शूज़ होने चाहिए आपके, जो आपको गुड स्पोर्ट प्रोवाइड करें। या फिर आंसर डी करें कि नी हाई हूज़ पहन लो, कम से कम भी
एज लॉन्ग एज आई डोंट लीव दैम ऑन लॉन्गर दैन 8 आवर्स, मतलब 8 आवर्स तो वो खोलना ही नहीं है। और मैंने अभी आपको बताया था वेरिकोज जब वेन होगी तो बच्चों क्या होगा, वेन्स का स्टेसिस होगा और आपने क्या करोगे, अपनी हाई बूज पहना दोगे। ये नीज़ है पेशेंट को, यहाँ तक अपने स्टोकिंग अप्लाई कर दी, जो ब्लड नॉर्मल ब्लड, चाहे वो नॉर्मल ब्लड कैसे भी आ रहा था, आ तो रहा था ना कम से कम, और यहाँ आपने बांध दिया इसको, पैरों को बांध दिया, ठीक है, तो क्या होगा, क्या वो ब्लड यहाँ आ पाएगा अंदर, नीचे नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एडिमा हो जाएगा। तो कभी भी प्रेगनेंसी के अंदर ये नी हाई बूज अप्लाई नहीं करने होते हैं, ठीक है। आंसर नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर है 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेग्नेंट क्लाइंट है, कॉल ए क्लिनिक एंड टेल द नर्स दैट शी एक्सपीरियंस लेग क्रैम्प्स and that awake her night and to provide relief from the leg cramps and the nurse tell the client to। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है जो कि क्लिनिक में आती है, नर्स से पूछती है कि मुझे जो ना बहुत लेग क्रैम्प्स आ रहे हैं और जैसे ही मैं उठती हूँ नाइट में बैठती हूँ तो मुझे लेग क्रैम्प्स आते हैं, तो अब मुझे बताओ मैं अपने लेग क्रैम्प्स को कैसे रिलीव करूँ। तो नर्स क्या कहेगी, ज़रूरी नहीं है प्रेगनेंसी के अंदर बच्चों हमें भी लेग क्रैम्प्स आते हैं, नाइट में जब हम सोते हैं तो हमारे लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो हम क्या करते हैं, तो आप सब अपना अलग अलग तरीका अपनाते हैं। कोई बच्चा क्या करेगा, पैर को झटका देगा, कोई बच्चा पैर चलना शुरू कर देगा, कोई स्टूडेंट क्या करता है कि अपने पैर को फ्लेक्स करेगा, फिर एक्सटेंड करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग बच्चे अपने अलग अलग चीज़ें जो हैं वो अपनाते हैं, बट यहाँ पे जो एग्जैक्ट फाइंडिंग होगी वो हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखो आप अपने साथ क्या क्या करते हो वो अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है कि बेंड करोगे फुट को टुवार्ड हर बॉडी, मतलब बॉडी के पास लेके आओगे, फिर फ्लेक्शन करोगे नीज का, जिससे क्रैम्प्स क्या होंगे, अक्कर हो रहे हैं, मतलब वो ठीक हो जाएंगे। बी कह रहा है बेंड करोगे फुट को टुवार्ड हर बॉडी वाइल एक्सटेंडिंग, मतलब बॉडी थोड़ा दूर करके नीज को एक्सटेंड करोगे। आंसर सी कह रहा है पॉइंट हर फुट अवे फ्रॉम हर बॉडी वाइल फ्लेक्सिंग द नी व्हेन द क्रैम्प अनकर, या फिर पॉइंट हर फुट अवे फ्रॉम हर बॉडी वाइल एक्सटेंडिंग द नी व्हेन द क्रैम्प्स अक्कर। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग बना दिया पेशेंट, ठीक है, ये बना दिया पेशेंट के पैर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बॉडी के बिल्कुल पास है, ठीक है, ये वाला जो है ना हमारा एरिया, यदि ये पैर बॉडी के बिल्कुल पास हैं, यदि ये पैर पेशेंट के बॉडी के पास है, यहाँ पे ये पास है, ये हो गया टुवार्ड, ठीक है। इसने क्या किया, फ्लेक्स कर दिया, पैर को मोड़ दिया, ये पैर को मोड़ दिया, फ्लेक्स कर दिया, तो इससे पेन ठीक होगा, या फिर ये जो उसने एक्सटेंड किए हुए इसको क्या कर दिया, नीज़ को एक्सटेंड कर दिया, मतलब और खोल दिया, नीज़ को और क्या कर दिया, फैला दिया, इससे ठीक हो जाएंगे। या फिर बॉडी को क्या कर रहे हो आप, पॉइंट हर अवे, मतलब बॉडी को थोड़ा सा दूर कर रहे हो उस पॉइंट से, मिड पॉइंट से, ठीक है, और फिर फ्लेक्स कर रहे हो, मतलब सेम ऐसा ही है, बस अपने पैरों को क्या कर रहे हो आप लोग, पॉइंट हमें थोड़ा दूर कर रहे हो और क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो नीज है उसको फ्लेक्स कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ये भी बोल रहे हैं बॉडी को थोड़ा दूर कर रहे हो और फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो, नीज को एक्सटेंड कर रहे हो, मतलब यहाँ तो फ्लेक्शन वाली बात मैंने आपको करी, यहाँ पे बोल रहे हैं एक्सटेंड कर रहे हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि पेशेंट का जो हमारा होता है ना, सबसे पहले पेशेंट को हमें क्या करना होता है, बेंड हर फुट टुवर्ड हर बॉडी, पहले क्या करोगे आप, एक बार पैर को मोड़ना होता है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना होता है, एक्सटेंड करना होता है, ठीक है ना। तो बेंड हर फुट टुवर्ड हर बॉडी वाइल फ्लेक्सिंग द नी व्हेन द क्रैम्प अकर। नहीं आंसर बी होगा, ठीक है, आंसर बी होगा। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम पैरों को क्या करते हैं, अपने जो पैर हैं उसको हमें क्या करना है, अपनी बॉडी के पास लेके आना है, जो फुट है ना उसको अपनी बॉडी के पास लेके आना है, और फिर हमें क्या करना होता है, एक्सटेंड करना हो, जो मसल्स है ना हमारी वो क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट हो जाएंगी, पैरों की जो मसल है वो स्ट्रेट हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, जो क्रैम्प्स होता है ना, जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आता है, ये इनकी वजह से जो मसल्स में पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, तो ये ठीक हो जाएगा हमारा, एक्सटेंड करने से होगा, बट फ्लेक्स करने से नहीं होगा। तो सी और डी ऑप्शन तो कभी नहीं आता है। ए और बी की मैं बात करूँ तो याद रखना एक्सटेंड करने से होगा, फ्लेक्स करने से नहीं होगा, इस बात को याद रखना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही बात याद रखना है कि आपको क्या करना होता है, एक्सटेंड करना होता है नीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई क्लिनिकल नर्स है जो प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शन किसी प्रेग्नेंट क्लाइंट को रिगार्डिंग मेजर दैट विल असिस्ट इन एलिवेटिंग हार्ट बर्न, ठीक है, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जब किसी पेशेंट को हार्ट पेन हो रहा है या फिर हार्ट बर्न हो रहा है, जो कि हर्निया वाले पेशेंट में भी होता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं पायरोसिस। क्या बोलते हैं, पायरोसिस, पायरिया मत कर देना, पायरोसिस कहते हैं हार्ट बर्न वाली कंडीशन को। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आई शुड अवॉइड बिटवीन मील एंड स्नैक्स, मील्स और स्नैक्स को अवॉइड करोगे। आई शुड लाई डाउन फॉर एन हार आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद पेशेंट को कहोगे लेट जाओ,
या फिर आप स्पाइसी फूड जो है वो सब अलाउ करोगे, या फिर आप अवॉइड करोगे उन ईटिंग फूड्स को जो गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसने बोला था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है यदि हार्टबर्न पेशेंट को हो रहा है। तो हार्टबर्न वाले पेशेंट के अंदर बच्चों कभी भी ना फूड्स अलाउ नहीं करते हैं जो गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो गैस प्रोड्यूसिंग फूड होता है ना वो बीन्स होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो बीन्स क्या है, गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स हैं, फैटी फूड्स हैं लाइक डीप फ्राइड चिकन्स वगैरह जो आप सब खाते हो, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इन हेल्थ केयर क्लिनिक इंस्ट्रक्शन ए प्रेग्नेंट क्लाइंट अबाउट हाउ टू परफॉर्म किक काउंट। कैसे किक काउंट को परफॉर्म किया जाता है। तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बता रही है कि नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, मतलब और ज़्यादा उसे इंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रिकॉर्ड करना है नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ द किक्स को। सेकंड ऑप्शन कह रहा है पेशेंट को फ्लैट पोजीशन में लिटा दोगे, प्रोसीजर को परफॉर्म करोगे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि हमें 10 काउंट आई है 12 घंटे के अंदर हमने फिजिशियन को इन्फॉर्म किया। या फिर आई शुड प्लेस माई हैंड्स, मतलब अपने हैंड्स को जो लार्जेस्ट पार्ट है एब्डोमेन का उस पर अटैच किया और फिटल मूवमेंट को कंसंट्रेट किया या सुना। तो देखिए किक काउंट क्या होता है बच्चों। किक काउंट बच्चा जब किक करता है वो होता है ये 24 वीक पे हम इसको काउंट को सुनते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर। इसमें क्या होता है ना कि 12 घंटे के अंदर कम से कम भी 10 काउंट आनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे फिर से पेशेंट को कहना होता है दोबारा से किक काउंट करके आना, ठीक है। बट यहाँ बोला है कौन सी फर्दर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है जिसमें मतलब हमें नेगेटिव फाइंडिंग निकालनी है कि जैसे कौन सी रॉन्ग फाइंडिंग यहाँ पे है। रॉन्ग फाइंडिंग मतलब गलत बात है यहाँ पे। तो देखो ये जो प्रोसीजर होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा के ही पेशेंट का प्रोसीजर कर रहे हो। ये चलता फिरता पेशेंट भी रिकॉर्ड कर सकता है एक्टिविटी। और पेशेंट को सेकंड ट्राइमेस्टर में आप लोग बिल्कुल भी पेशेंट को फ्लैट पोजीशन नहीं दे सकते हो। पेशेंट को क्या करना होता है, आपको साइड लेटरल पोजीशन देना होता है, क्योंकि बच्चों इससे ना पेशेंट को क्या होता है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होता है। यदि पेशेंट को आप सुपाइन पोजीशन में लिटाओगे तो सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होता है। ऐसा क्यों, जो हमारा इन्फीरियर वेना केवा होती है वो हैवी प्रेशर की वजह से क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है। तो इन्फीरियर वेना केवा कंप्रेस होने की वजह से सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो आंसर नंबर होगा हमारा अकॉर्डिंग टू आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू गुड बुक्स। जैसे हमारा मॉसबी है, पिपिन कोट्स हैं, तो सब हमारा ऑप्शन बी मानते कि पेशेंट को फ्लैट लेटाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कि आप जो पेशेंट को क्या कर रहे हो, लाई कर रहे हो ऑन माई बैक सरफेस पे, फिर आप बैक लेटा रहे हो पेशेंट को, तो यहाँ पे आपको फ्लैट नहीं, आपको लेफ़्ट लेटर लेटा सकते थे। बट मेन बात ये है ना कि किक काउंट के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ हमें ये देखना है बच्चा कितना किक काउंट कर रहा है पर डे। पेशेंट जैसी अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करेगा हर दिन के दिन, तो हम उसमें भी असेसमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो है पेशेंट को लेटा के ही असेसमेंट करना है पूरे 10 घंटे 12 घंटे, और पेशेंट को बेड पे लेटाया फिर असेसमेंट करो तो पेशेंट को इससे और हाइपोटेंशन हो सकता है। क्योंकि पेशेंट भी 10 से 12 घंटे तक लेटा रहेगा तो बच्चों क्या होगा, इन्फीरियर वेना केवा और ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको हाइपोटेंशन, पेशेंट को हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 20। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं हमारे हैं लेबर एंड डिलीवरी। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है बच्चों। तो 2-3 टॉपिक और रहते हैं, इतनी ही 1.5 घंटे की वीडियो और बनेगी, उसमें हो जाएगा आपका पूरे ओबीजे के सारे क्वेश्चन जो आज तक एग्ज़ाम में आए हैं और जो आगे एग्ज़ाम में आएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना। वीडियो अच्छी लग रही है तो बताना कि वीडियो कैसी थी कैसी नहीं थी, तभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो को लेके आएंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए बाय बाय बच्चों।